आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का 10 फरवरी 2026 को जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है ना, उसके लिए वन शॉट देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 फरवरी 2026 के इंग्लिश के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ द नोवेल के एमसीक्यू के क्वेश्चंस देखेंगे, 1 लाइन क्वेश्चन देखेंगे, 2 लाइन क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टू सर विथ लव, इच चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन देखेंगे, 4 मार्क क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अराउंड द वर्ल्ड विद इन 80 डेज इस वाले चैप्टर के ऊपर, एंड उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एंड उसके बाद द साइन ऑफ फोर। तो इस तरीके से पूरा नोवेल सेक्शन भी हम कवर करेंगे। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 फरवरी 2026 का इंग्लिश का पेपर आपको बहुत ही ईजी सा जाएगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल सब चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 फरवरी 2026 के पेपर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें से यहाँ पर मैं जो आंसर बताऊंगा वही आंसर लिखोगे, आउट ऑफ मार्क्स आपको इंडिकेट करे जाएंगे, आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑफ नोवेल। अब हिस्ट्री ऑफ नोवेल के 20 हम एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है जो कि मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ माय डियरेस्ट, जो कि है द वर्ड नोवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। सो इसमें 4 ऑप्शन है, आंसर है आपका सी जो कि है इटालियन। सो इटालियन लैंग्वेज से वर्ड नोवेल जो है वो डिराइव्ड किया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड नोवेला। अब वर्ड नोवेला का मीनिंग क्या है, तो इसका आंसर है अ न्यू स्टोरी। आप देख सकते हो अ न्यू स्टोरी, अ न्यू स्टोरी बी नंबर वाला ऑप्शन है जो कि है अ न्यू स्टोरी। उसके बाद थर्ड नंबर वाला हु इज़ कंसिडर द ऑथर ऑफ फर्स्ट इंग्लिश नोवेल। सो यहाँ पर है फर्स्ट इंग्लिश नोवेल के ऑथर कौन है भाई, तो यहाँ पर सी डेनियल डिफोई ये इसके ऑथर है। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल। तो कौन सी है फर्स्ट इंग्लिश नोवेल, दैट इज रॉबिन्सन क्रूसो। याद रखना ये फर्स्ट इंग्लिश नोवेल है। ओके, फर्स्ट इंग्लिश नोवेल कौन सी है, रॉबिन्सन क्रूसो, एंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल डेनियल डिफोई, इनको बोला जाता है। उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो वॉज रिटन इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में, 1719। ओके, इस ईयर में वो रिटर्न की गई थी। याद रखना ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसका पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है वो एट द लास्ट में आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन की पीडीएफ को किस तरीके से डाउनलोड करना है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। अब इंग्लिश नोवेल के फादर किसे कहा जाता है, सो बी है डेनियल डिफोई, इनको कहा जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। उसके बाद है विच राइटर इज फेमस फॉर द रियलिस्टिक नोवेल ऑन सोशल लाइफ इन द 19th सेंचुरी। 4 ऑप्शन है, 4 में से ए नंबर वाला चार्ल्स डिकिंसन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है द 19th सेंचुरी इज नोन एज द डॉट 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 ऑफ इंग्लिश नोवेल। सो गोल्डन एज, जो कि हमने पहले ही मैंने जब समराइज किया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोवेल को, तभी इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था कि 19th सेंचुरी को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नोवेल कहा जाता है। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब कौन से नोवेलिस्ट ने प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिखा था, तो इसका आंसर है जेन ऑस्टिन। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मैच द पियर भी आ सकता है आपको। देखो मैच द पियर, फाइंड ऑड वन आउट, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ टाइम आपको पूछे जाते हैं। तो याद रखना इसका आंसर है प्राइड एंड प्रेजुडिस, बोले तो जैन ऑस्टिन। ओके, उसके बाद हु रोट द नोवेल टॉम जोन्स, किसने लिखी थी, हेनरी फील्डिंग ने लिखी थी, राइट। ए नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेते चलो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो। उसके बाद विच फेमस ऑथर रोट मिडल मार्च। देखो मिडल मार्च वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, मिडल मार्च किसने लिखी थी, विच फेमस ऑथर, तो सुप्रसिद्ध जो कि है जॉर्ज एलाइट, इन्होंने लिखी थी मिडल मार्च। एम आई राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वॉज डेवलप्ड इन विच सेंचुरी। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वॉज डेवलप्ड इन विच सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में आई थी, 20th सेंचुरी में आई थी, राइट। उसके बाद है 13 नंबर वाला हु इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, कौन था भाई, वर्जीनिया वुल्फ। देखो ये भी पॉपुलर है वर्जीनिया वुल्फ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन नोवेल रिटन इन इंग्लिश, कौन सी थी, राजमोहन वाइफ, जो कि मैंने समराइज करते हुए मोस्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर बता दिए थे, राजमोहन वाइफ। उसके बाद हु रोट राजमोहन वाइफ, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखी थी, राइट। बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट, तो सामने वाले में से कौन इंग्लिश नोवेलिस्ट नहीं है, जैसे कि आर के नारायण इंडियन नेम है, मुल्कराज आनंद इंडियन नेम है, राजा राव इंडियन नेम है, बट विलियम वर्ड्सवर्थ भाई अमेरिकन नेम है, कोई ब्रिटिश नेम है, इंडियन नेम नहीं है ना, तो ये ऑड वन आउट है। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद विच इंडियन ऑथर रोट द नोवेल द गाइड। द गाइड किसने लिखा था, तो आर के नारायण ने लिखा था, राइट, आर के नारायण। आगे बढ़ते हैं। विच नोवेलिस्ट इज नोन फॉर राइटिंग अबाउट सोशल प्रॉब्लम एंड प्रोवर्टी इन इंडिया। सो मुल्कराज आनंद, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो नोवेल के क्वेश्चन हम आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दे सकते हैं, बट 20 हमने हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आपको एमसीक्यू के तौर पर ऐड किया है, तो आपका काम बनता है कि आप इसे रीड कर लो। उसके बाद 19 नंबर वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फीचर ऑफ द नोवेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर फीचर ऑफ द नोवेल। सो यहाँ पर इसका बी नंबर वाला ऑप्शन जो करेक्ट है, जो कि है लॉन्ग नरेटिव एंड कैरेक्टर्स, लॉन्ग नरेटिव एंड कैरेक्टर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 20 नंबर वाला है व्हाट डज नोवेल मेनली प्रेजेंट।
सो इसमें आपको ए नंबर वाला करेक्ट है, इमेजिनरी और रियल लाइफ इन प्रोज फॉर्म, इमेजिनरी और रियल लाइफ इन प्रोज फॉर्म, व्हाट डज नोवेल मेनली प्रेजेंट। सो क्या है, इमेजिनरी और रियल लाइफ इन प्रोज फॉर्म। सो यहाँ पर इस तरीके से ये नोवेल के, हिस्ट्री ऑफ नोवेल के 20 MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इसके MCQ पे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन रट्टा मारो कुछ भी करो मुझे नहीं मालूम, याद करके ही जाना, 10 फरवरी के पेपर में एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा एज इट इज पूछा जाएगा, एक बार अगर आप समझ लेते हो, लाइक सपोज क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड आपको अलग तरीके से क्वेश्चन, या तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है, या तो आंसर करने के लिए बोलता है, या तो मैच द पीएस बोलता है, फाइंड ऑड ऑन आउट, ऐसा भी बोर्ड पूछ सकता है। तो सपोज अभी यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, नोवेल दिया जाएगा। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको दिया गया है एक कॉलम ए में आपको नोवेलिस्ट, ओके नोवेलिस्ट दिया गया है एंड नोवेल दिया गया है, कॉलम बी में नोवेल दिया गया है, कॉलम ए में नोवेलिस्ट दिया गया है। सपोज नोवेल डाला है कोई भी, या तो टॉपिक डाला गया नोवेल का, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम डाला गया एंड नोवेलिस्ट बाद में डाला गया, तो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, बोलो भाई किसने किया, मुल्कराज आनंद, राजा राव, एंड उसको मैच करना रहेगा। ओके समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से अगर आप एक बार याद कर लेते हो, रिमेंबर कर लेते हो, इसे रट्टा मार लेते हो, तो किसी कैसा भी क्वेश्चन बने आप लिख सकते हो, ये मेरा मानना है। सो आप रट्टा मार के जाओ इस 20 MCQ का। अब अगर आपको PDF चाहिए तो इस गाइड का टोटल प्राइस है 241 रुपीज़, ओके लिटरली 241 रुपीज़, जिसमें आपको प्रोज से लेकर पोएट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, पोएट्री के सभी पोएम का एप्रिसिएशन, एपिग्राफ, स्पीच, ग्रामर, सभी चीज़, राइटिंग स्किल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसे किस तरीके से सॉल्व करना है इसका प्रॉपर गाइडेंस, एंड सेक्शन 4 के भी नोवेल के सभी इंपॉर्टेंट समराइजेशंस मिलेंगे, MCQ के क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क क्वेश्चन। कैरेक्टर स्केचेस तो अभी हमें देखना है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कैरेक्टर स्केचेस को। अभी 1 लाइन क्वेश्चंस देखते हैं, नोवेल के जो 1 मार्क के क्वेश्चन है ना उसे भी देखते हैं। ओके लेट्स कम ऑन द टॉपिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड नोवेल। वर्ड नोवेल का मीनिंग क्या है, अ न्यू स्टोरी और प्रोज नरेटिव। सो अभी जो हम क्वेश्चंस देख रहे हो वो भी हिस्ट्री ऑफ नोवेल की है, आप देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ नोवेल 1 मार्क क्वेश्चंस। अभी इससे पहले हमने क्या देखा, MCQ टाइप में वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 1 वर्ड आंसर, एंड ये भी 1 मार्क के ही क्वेश्चन है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को मुझे नहीं मालूम यार, मैंने बोला है तुमको रट्टा मारो, याद करके जाओ, किसी भी करके जाओ, करके जाना है बस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड नोवेल। वर्ड नोवेल का मीनिंग क्या है भाई, अ न्यू स्टोरी और प्रोज नरेटिव। ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ओके फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड नोवेल इज डिराइव्ड, कौन सी थी, इटालियन, इटालियन लैंग्वेज से वर्ड नोवेल जो है वो डिराइव्ड हुआ है। व्हाट इज इटालियन वर्ड फॉर नोवेल, क्या है इटालियन वर्ड, क्या है नोवेल के लिए, नोवेला। देखो किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो एक बार, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नोवेल क्या है, न्यू स्टोरी ऑफ प्रोज नरेटिव। एंड उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, विच लैंग्वेज इज द वर्ड नोवेल इज ड्राइव्ड, फ्रॉम विच लैंग्वेज आया था, ये इटालियन आया था। एंड व्हाट इज इटालियन वर्ड फॉर नोवेल, अब नोवेल ये तो इंग्लिश वर्ड है बट इटालियन इसके लिए वर्ड क्या है, नोवेला। तो याद रखो ये सारी चीज़ें, बोर्ड ऐसा ही कंफ्यूज कर सकता है, इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, बट हेरा फेरी करके तुमको समझा रहा हूँ तो समझ जाओ कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड नोवेला। वर्ड नोवेला का मीनिंग क्या है, देखो नोवेल का मीनिंग तो न्यू स्टोरी और प्रोज नरेटिव है, बट नोवेला का क्या है, नोवेला का है शॉर्ट स्टोरी और न्यू टेल। नोवेला का क्या है, शॉर्ट स्टोरी और न्यू टेल। और नोवेल का क्या है, लॉन्ग नरेटिव, याद रखना। इसके बाद who is called the father of English novel, father of English novel, Daniel Defoe, okay, which is considered the first English novel, which is considered the first English novel, Robinson Crusoe is the first English novel। याद रखना Robinson Crusoe, याद रखना Robinson, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंग्लिश नोवेल पूछा जा सकता है। इन विच ईयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसी पब्लिश, 1719, ओके 1719 में। उसके बाद हु रोट द नोवेल, टॉम जोन्स, इससे भी पहले क्वेश्चन देखा था हमने ऊपर, हेनरी फेल्डिंग। उसके बाद विच नोवेलिस्ट इज नोन फॉर रियलिस्टिक एंड सोशल नोवेल्स, रियलिस्टिक एंड सोशल नोवेल्स के लिए कौन था, चार्लेस डिकिंसन। उसके बाद 10th नंबर वाला, विच नोवेल इज रिटन बाय जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रिजुडाइस, याद रखना प्राइड एंड प्रिजुडाइस पूछा जाए तो जेन ऑस्टिन। उसके बाद हु रोट मिडल मार्च, मिडल मार्च किसने लिखा था, जॉर्ज इलाइट, राइट, इन्होंने लिखा था मिडल मार्च। उसके बाद विच सेंचुरी इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नोवेल, कौन सी सेंचुरी को गोल्डन एज कहा जाता है, 18 या 19, बताओ जरा, बताओ। द 19th सेंचुरी कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नोवेल, याद रखना ये भी। व्हाट टेक्निक वॉज यूज्ड बाय वर्जिनिया वुल्फ इन हर नोवेल्स, कौन सी टेक्निक थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये टेक्निक वो यूज करती थी वर्जिनिया वुल्फ। ओके आगे बढ़ते हैं। वो इंट्रोड्यूस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, कौन था भाई, वर्जिनिया वुल्फ। देखो किस तरीके से क्वेश्चन फिरा के पूछा है, देखो व्हाट टेक्निक वाज इशूड बाय वर्जिनिया वुल्फ इन हर नॉवेल्स, तो क्या आंसर है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड सेम तरीके से हु इंट्रोड्यूस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, तो आंसर क्या है, वर्जिनिया वुल्फ। देखो उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा तुमको, याद रखना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोले तो वर्जिनिया वुल्फ, इतना याद रखो। उसके बाद 15 है, व्हाट इज द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल, व्हाट इज द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल, तो कौन सी थी, व्हाट इज द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल बोले जाए तो रॉबिन्सन क्रूसो है। एंड अगर हम बोले कि इंडियन, तो वो है राजमोहन वाइफ, ओके राजमोहन वाइफ है, राइट, इंडियन इंग्लिश नोवेल, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेल दैट इज राजमोहन वाइफ्स। एंड उसके ऑथर कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना।
तो आंसर इसका हु रोट द राजमोहन स्वाइप, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद हु रोट द गाइड, गाइड किसने लिखा था? आर के नारायण, आर के नारायण ने लिखा था गाइड। ओके, याद रखना आर के नारायण द गाइड। ओके, उसके बाद हु इज नोन फॉर राइटिंग अबाउट प्रोवर्टी एंड सोशल इशू, तो वह थे मुल्कराज आनंद भाई। मुल्कराज आनंद ने लिखा था सोशल इशू, इंडिया में जो सोशल इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, गरीबी चल रही है, गरीबी रेखा, इसके बारे में मुल्कराज आनंद भाई बात करते थे। उसके बाद 19 है, नेम एनी वन इंग्लिश नोवेलिस्ट, किसी भी एक इंग्लिश नोवेलिस्ट का नाम देना है तो आप आर के नारायण भी कर सकते हो, मुल्कराज आनंद भी कर सकते हो, राजा राव भी कर सकते हो। तो राजा राव करो, कोई बात नहीं, राजा राव किया है यहाँ पर, कोई भी एक बोला है ना भाई, आर के नारायण भी तो इंडियन नोवेलिस्ट है, तो लिख दो। उसके बाद है व्हाट डज अ नोवेल मेनली डील विथ, तो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस इन प्रोज फॉर्म। तो यहाँ पर गाइस ये जो हिस्ट्री ऑफ नोवेल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 40 क्वेश्चंस बताए एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कॉमन है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसमें कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लेते हो ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाहर के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लिटरली ट्रस्ट मी गाइस। ये जो मैं दे रहा हूँ ना, पिछले 4 साल से यही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट आई नो कि एक्जैक्टली तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा। और ये अभी बाकी वीडियो अभी बाकी है, अभी वीडियो को 1 घंटा लगेगा, एंड होते होते 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो और भी नोवेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, हर एक्सपेक्ट से मैं आपको नोवेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो आपको कवर करने हैं। एंड अगर ये सारी चीज़ें करके जाते हो तो आउट ऑफ मार्क्स नोवेल के 16 मार्क्स हाथ के है, किधर भी नहीं जाएंगे, मिल ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं टू सर्व विथ लव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे टू सर्व विथ लव इस चैप्टर में से, जो कि आपके 10 फरवरी 2026 के इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड विद आंसर्स के साथ बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है, HSC 2026। तो यहाँ पर टू सर्व विथ लव, ये ऑलरेडी इसकी समराइज में आपको बता चुका हूँ, चैप्टर क्या है इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को मालूम है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ नोवेल टू सर्व विथ लव। देखो भाई, उनका नाम पहले ही मैंने बता दिया था, ER ब्रिथवेट, ये ऑथर है ना, राइट आंसर। द नोवेल टू सर्व विथ लव इज रिटन बाय ER ब्रिथवेट, अ टीचर एंड नोवेलिस्ट फ्रॉम गुयाना। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंसेस एज अ टीचर इन अ लंडन स्कूल। ओके, उसके बाद व्हाट इज द मेन थीम ऑफ नोवेल टू सर्व विथ लव। अब टू सर्व विथ लव की मेन थीम क्या है? आंसर, द मेन थीम ऑफ द नोवेल इज ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिस्पेक्ट, लव and education. It shows how discipline, understanding and human value can change students. Okay, where did Mr. ER ब्रिथवेट वर्क एज टीचर, यानी कि कहाँ पर वो काम करते थे एज ए टीचर ER ब्रिथवेट। आंसर, ER ब्रिथवेट वर्क एट ग्रीनस्लैड स्कूल इन द ईस्ट एंड ऑफ लंडन, एन एरिया नोन फॉर इट्स पुअर एंड रफ बैकग्राउंड। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स डिड मिस्टर ब्रिथवेट हैव टू टीच। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स डिड मिस्टर ब्रिथवेट हैव टू टीच, वो किस तरीके से स्टूडेंट्स थे जिनको ER ब्रिथवेट को टीच करना था, तो किस तरीके से थे, उनके बारे में प्रशंसा की गई है। क्या थे? अनडिसिप्लिन। ये प्रशंसा है क्या? नहीं, उनको बदनामी है भाई, वो अनडिसिप्लिन थे, यानी कि शिस्त नहीं थी उनको, बिगड़े हुए बच्चे थे, रूड थे, और किसी को भी बात करने की भी तमीज़ नहीं थी, निकम्मे स्टूडेंट थे जिनको उन्हें टीच करने के लिए जाना था फिर भी गए भाई। हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स और एजुकेशन, उनके लिए एजुकेशन के बारे में कोई भी प्राधान्य नहीं था, या उनके दिल में कोई भी इज्जत नहीं थी एजुकेशन के लिए या तो टीचर्स के लिए। दे वियर रिबिलियस टीनेजर्स, और वे क्या थे? टीनेजर्स थे, यानी कि आपके जैसे, आप तो टीनेजर नहीं, आपका तो 18 लग गया होगा ना, तो वो टीनेजर्स, मतलब वो टीनेजर्स थे, राइट। उनकी एज 18 से कम थी, 18 से कम उम्र वाले थे, नाबालिग थे। ओके, हाउ डिड द स्टूडेंट ट्रीट मिस्टर ER ब्रिथवेट इन द बिगिनिंग, यानी कि नोवेल के स्टार्टिंग में हमने देखा कि स्टूडेंट्स ने उन्हें कैसे ट्रीट किया, उनका स्वागत कैसे किया, उनको बिल्कुल तमीज़ नहीं दी, उनकी तमीज़ निकाली, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। आंसर है, इन द बिगिनिंग द स्टूडेंट्स इंसल्टेड द मॉक्ड मिस्टर ब्रिथवेट, दे डिसअवॉइड हिज इंस्ट्रक्शन एंड मेड फन ऑफ हिज काम नेचर एंड कलर, यानी कि उन्होंने, वो काले थे इसके लिए काला है उनका रंग उड़ाया, साथ ही साथ उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, उनकी इंसल्ट की, यानी कि वो कुछ बोलते थे तो नहीं सुनते थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे, उस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया स्टूडेंट्स ने, राइट। हाउ डिड मिस्टर ER ब्रिथवेट हैंडल द स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर, लेकिन स्टूडेंट्स का ये जो मिसबिहेवियर था, ये मिस्टर ER ब्रिथवेट में किस तरीके से, मिस्टर ब्रिथवेट ने किस तरीके से मैनेज किया, ओके, हैंडल किया। तो यहाँ पर आंसर, मिस्टर ब्रिथवेट हैंडल्ड दियर मिसबिहेवियर विद पेशेंस, यानी कि उन्होंने क्या किया? संयम रखा, पोलाइटनेस यानी कि शांतता रखी, संयम रखा, शांतता रखी, सेल्फ रिस्पेक्ट रखी, यानी कि खुद के बारे में उन्होंने क्या किया? रिस्पेक्ट भी रखी। ओके, द नेवर लॉस्ट हिम टेम्पर एंड ट्रीटन देम लाइक अ रिस्पॉन्सिबल यंग अडल्ट्स, यानी कि उन्होंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया, उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, उन्हें डांट नहीं लगाई, और उन्हें ये चीज़ नहीं कराया कि तुम यार अडल्ट हो, मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट करूँगा, नहीं, उनको ये प्रॉपर सेंस था कि भाई बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, ठीक है, आज रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कल को दे जाएंगे, हम अपने आप में चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद व्हाट चेंज डिड मिस्टर ब्रिथवेट मेक इन हिज मेथड ऑफ टीचिंग, अब उनके टीचिंग में जब वो पढ़ाते थे उसमें क्या चेंजेस, क्या बदल उन्होंने किया कि
क्या बदल गया वही बताना है ना। मिस्टर ब्रिथवेट डिसाइड टू ट्रीट स्टूडेंट्स एज अडल्ट्स। अभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं मेरे बच्चों को छोटा नहीं समझूंगा, उन्हें बड़ा समझूंगा एंड उस तरीके से उन्हें ट्रीट करूंगा, यानी कि उसे रिस्पेक्ट दूंगा। ही इनकरेज डिसीजन, रिस्पेक्टेड दियर ओपिनियंस। मतलब वो डिस्कशंस, यानी कि उनके साथ बात करते थे, उनसे बातचीत शुरू की, उनके डिसीजंस ओपिनियंस लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनका और जो बोलते थे उनका जो विचार था उनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया। टॉट देम मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़, उनको सिखाया कि उनको एक रियल वैल्यू क्या है, सोशल वैल्यूज़ क्या है, इंस्टेड ऑफ ओनली टेक्स्ट बुक लेसन्स। यानी कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, इधर बाकी लोगों के प्रति अगर आप आदर करोगे तो उसकी क्या वैल्यू है इस समाज में, इसके बारे में उन्होंने उन स्टूडेंट्स को बताया। समझ रहे हो ना। हाँ, तो उसके बाद है हाउ डिड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू हिज न्यू टीचिंग स्टाइल। और स्टूडेंट्स ने उनकी न्यू टीचिंग स्टाइल को किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आंसर है द स्टूडेंट्स स्लोली बिगन टू रिस्पेक्ट हिम। स्टूडेंट्स ने भी उनको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड बिहेविंग विद डिसिप्लिन, यानी कि उन्होंने डिसिप्लिन के साथ बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसके बाद उन्हें लर्निंग में ऐसा लर्निंग करने से ले, जैसे कि कॉलेज में आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो हर रोज कॉलेज को जाते हो, राइट। कॉलेज में ऐसा कॉलेज वालों को भी लगता है इसको इतना कॉलेज के ऊपर प्यार कैसे आ गया, एक्चुअली में उसका किसी लड़की के ऊपर प्यार है। तो यही सारी चीज़ें। ओके, अब लर्निंग का ऊपर उनका प्यार आ चुका था, क्योंकि E.R. ब्रिथवेट ने जो डिसिप्लिन उनके अंदर बिल्ड करे थे, खुद में जो चेंजेस करे थे, टीचिंग स्टाइल में जो चेंजेस करे थे, वो वाकई तारीफ लायक थे। ओके, एंड कामिंग हिम सर आउट ऑफ एडमायरेशन एंड लव। सो स्टूडेंट ने उनको सर बोलना स्टार्ट किया। इससे पहले ब्लैक आदमी बोलते थे, अभी सर बोलना स्टार्ट कर दिया। ओके, आगे है व्हाट मैसेज डज द नोवेल कन्वे। अब नोवेल में से क्या मैसेज, क्या सीख हमें सीखने को मिलती है, वो है द नोवेल कन्वेज द मैसेज दैट लव, यानी कि सबसे पहला तो प्रेम भाव, ये हमको सीखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, यानी कि प्यार और समझ और किसी के प्रति आदर, ये हमारे लाइफ में, हमारे बिहेवियर में चेंज ला सकता है। ट्रू एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी कि उच्च शिक्षण, यानी कि शिक्षण सिर्फ ये नहीं कि पुस्तक में से कोई ज्ञान लेना, बट शिक्षण ये भी है कि एक कैरेक्टर, एक अच्छा आदमी, अच्छा इंसान बनना। हाउ डिड मिस्टर ब्रिथवेट गेन द रिस्पेक्ट फॉर ही स्टूडेंट्स। अब E.R. ब्रिथवेट ने अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से रिस्पेक्ट, मिस्टर रिस्पेक्ट दो डिसऑनेस्टी, हाँ, अपने स्टूडेंट्स के नज़र में मिस्टर E.R. ब्रिथवेट में रिस्पेक्ट कैसे ली, या तो रिस्पेक्ट कैसे बनाई। तो कैसे बनाई, सबसे पहले तो हॉनेस्ट रहे, ईमानदार रहे, सिंपल रहे, उसके बाद काम डाउन रहे, मोटिवेटेड रहे, एंड इस तरीके से साथ साथ उनको उनकी इंसल्ट नहीं होने दी, अपने स्टूडेंट्स की कभी इंसल्ट नहीं की, उन्हें कभी पनिश नहीं किया, उन्हें मोटिवेटेड रखा, उन्हें समझाया, प्यार से समझाया। तो दैट्स वाई उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की नज़र में क्या की, इज्जत कमाई। व्हाट मॉरल वैल्यूज डज मिस्टर E.R. ब्रिथवेट टीच हिज स्टूडेंट्स। अब अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या मॉरल वैल्यूज सिखाई। आंसर है ही टीचेस देम रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, सेल्फ डिसिप्लिन, इक्वलिटी, पंक्चुअलिटी एंड गुड मैनर्स। अब गुड मैनर्स के बारे में बताया उन्होंने कि भाई अच्छे संस्कार क्या होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, खुद के अंदर डिसिप्लिन, स्वयं शिस्त क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझा ही उन स्टूडेंट्स को, ये मैनर्स उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ उनको सिखाई। ऑल्सो उसने ये भी बताया कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद 12 नंबर वाला व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल प्रिंसिपल इन द स्टोरी। अब स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका इस पूरी स्टोरी में क्या रोल है। द प्रिंसिपल सपोर्ट मिस्टर ब्रिथवेट इन हिज एफर्ट्स, ही अलाउज हिम फ्रीडम टू हैंडल द क्लास इन हिज ओन वे विच हेल्प्स द क्रिएटिंग रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। अब इसका रोल क्या था कि उसने E.R. ब्रिथवेट को सपोर्ट किया, उसका कभी इंसल्ट नहीं किया, उसको भी बोला सर ओके फाइन, आप अपनी तरफ से आप जैसा हो सके क्लास को ट्रीट करिए, एंड उसको सपोर्ट किया, राइट, उसको सपोर्ट किया, मतलब E.R. ब्रिथवेट को। एंड ये जो चीज़ है ये एक रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट, यानी कि इज्जतदार इन्वायरमेंट बिल्ड करने में, यानी कि अच्छा खासा इन्वायरमेंट बिल्ड करने में हेल्प करती है। ओके, उसके बाद हाउ डिड द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर दियर फेयरवेल पार्टी। अब स्टूडेंट्स उनकी फेयरवेल पार्टी के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ओके, आंसर है द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी टू एक्सप्रेस दियर लव एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर ब्रिथवेट। दे decorated the classroom and gave speeches in his honor. ओके, द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर दियर फेयरवेल पार्टी। सो किस तरीके से प्रिपेयर किया था उन्होंने, जिससे पहले जो बोलते नहीं थे उन्होंने डायरेक्टली क्या करा था, उन्होंने एक स्पीच डिलीवर करने की प्लानिंग की थी, यानी कि स्पीच देने की उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर प्लानिंग करके रखी थी। ये सारी चीज़ें, क्लासरूम स्पीचेस इज ऑनर, ओके, बारी सारी चीज़ें। 14 नंबर वाला हाउ डिड मिस्टर ब्रिथवेट फील एट द एंड ऑफ द नोवेल। अब एट द एंड ऑफ द नोवेल के लास्ट में जब हम आए तो नोवेल में बताया कि E.R. ब्रिथवेट को क्या फील हो रहा था। एट द एंड मिस्टर ब्रिथवेट फेल्ट इमोशनल एंड प्राउड, द लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स मेड हिम रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ टीचिंग एंड ह्यूमन कनेक्शन।
एट द एंड उनको पता चलता है, इमोशनली उनको प्राउड होता है, बहुत अच्छा खासा उनको लगता है यार, रिस्पेक्ट आती है यार, अपने स्टूडेंट्स को अपने चेंज कर दिया, क्योंकि अपने स्टूडेंट जब आगे जाते हैं एक टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें उनको प्राउड फील होने लगा था। एंड उनको ये भी वैल्यू आ गई थी कि यार टीचिंग में से, यार टीचिंग सिर्फ टेक्स्ट बुक टीचिंग ही नहीं होती है, यहाँ पर ह्यूमन कनेक्शन, साथ ही साथ मॉरल वैल्यू, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट, उनको मैनर्स सिखाना, ये भी एक बहुत बड़ी टीचिंग होती है। उसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल टू सर्व विथ लव सजेस्ट। अब यहाँ पर ये टाइटल टू सर्व विथ लव हमें क्या सजेस्ट करता है? आंसर, द टाइटल सजेस्ट द डीप रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स दियर टीचर मिस्टर ब्रीथवेट। इट एक्सप्रेसेस हाउ लव एंड अंडरस्टैंडिंग रिप्लेस्ड हेटर्ड एंड रिबलियन। ओके, सो क्या सजेस्ट करता है टू सर्व विथ लव टाइटल? द टाइटल बताता है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने टीचर के ऊपर प्यार करते हैं, एंड लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, लिख दो। उसके बाद है, व्हाट क्वालिटीज मेड मिस्टर ब्रीथवेट एन आइडियल टीचर। अब उनके पास ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या कैरेक्टर क्वालिटीज़ थी कि जिनको एक आइडियल टीचर, एक अच्छा, एक हम बोलते हैं ना अच्छा टीचर, यानी कि गुड टीचर, जो स्टूडेंट का सबका सपना हो कि इस तरीके से बने, तो क्या क्वालिटीज़ थी उनके अंदर? तो क्या थे? ब्रीथवेट वॉज पेशेंट, यानी कि उनके पास क्या थे? संयम था। वो काइंड थे, यानी कि सादे सिंपल थे। डिसिप्लिन थे, यानी कि उनके पास डिसिप्लिन, शिस्तबद्ध थे। रिस्पेक्टफुल थे, यानी कि आदरणीय थे। एंड फियर, ओके, हिज कॉन्फिडेंस, मॉरल स्ट्रेंथ, यानी कि उनके पास आत्मविश्वास था, उनके पास कई सारी शिस्त थी, एंड उनके पास कई सारे लोगों को बात देने के लिए मॉरल वैल्यूज़ भी थी। एंड केयरिंग नेचर, यानी कि दूसरों के प्रति आदर करना, उनकी केयर करना, ये नेचर भी था। सो ये सारे रोल थे, ये सारी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर कि उनको आइडियल टीचर वो बन सकते थे। आइडियल टीचर बनने की ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर थी। उसके बाद 17 नंबर वाला है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नोवेल फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। Okay, the answer is the novel teaches that education is not just about academics but about shaping character. It encourages teachers to be role model and students to show respect and gratitude. उसके बाद है, how does the novel reflect racial discrimination? How does the novel reflect racial discrimination? That is answer, the novel shows how Mr. Braithwaite, being a black man, faced prejudice and desperate from both society and students, yet the overcome it through dignity and self control. Okay, आगे बढ़ते हैं। What change is seen in the students by the end of the novel? Answer is, the students become disciplined, polite, responsible. They learn, treat everyone equally and express deep love and gratitude towards their teacher. तो एट द लास्ट स्टूडेंट्स किस तरीके से बन गए थे, क्या बन गए थे, क्या चेंजेस उनमें हुए थे? तो स्टूडेंट्स एक शिस्तबद्ध हो चुके थे, शांत हो चुके थे, संयमी हो चुके थे, रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदार बन चुके थे। एंड उनको ये भी पता चल चुका था कि सबको एक समान हमें ट्रीट करना चाहिए, प्यार के साथ ट्रीट करना चाहिए, टीचर के प्रति हमें रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उनमें चेंजेस हो चुके थे। पहले वो बहुत अनडिसिप्लिन थे, राइट। अभी अगला वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवरऑल मैसेज ऑफ नोवेल टू सर्व विथ लव। अब टू सर्व विथ लव का इसका ओवरऑल मैसेज क्या है? इस पूरे नोवेल का ओवरऑल मैसेज हमें क्या सीखने को मिला? द नोवेल टीचर्स दैट काइंडनेस, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन ओवरकम प्रिजुडाइज एंड हेटर्ड। यानी कि अगर हम संयम रखें, सादे सिंपल रहे, साथ साथ अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझदारपना दिखाए, ओके, या तो प्यार रखे एक तरह और लोगों के प्रति, तो कोई भी, यानी कि कोई भी भेदभाव हो उसे नष्ट किया जा सकता है। ट्रू एजुकेशन लाइज इन रिस्पेक्ट, यानी कि अच्छा, यानी कि जो रियल एजुकेशन है ना, वो लाइज करता है कहाँ पर? रिस्पेक्ट में, यानी कि आदर में। आदर यानी कि लोगों के प्रति आदर, समानता और प्यार में। ओके, हमारा संविधान में हमें वही सिखाता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें। अभी चैप्टर 2 है टू सर्व विथ लव का ही, यानी कि अभी हमने जो देखा, जिसके एक लाइन क्वेश्चंस देखे, तो उसी के ऊपर हम गाइस देखने वाले हैं कैरेक्टर स्केचेस, क्योंकि चैप्टर में से आपको कैरेक्टर स्केचेस पूछे जा सकते हैं। एंड अगर कैरेक्टर स्केचेस लिखने हो तो आप यहीं से लिख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से कैरेक्टर स्केचेस यहाँ पर हमने दिए गए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस विद डिटेल्ड आंसर्स, दैट इज बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है, HSC 2026 के लिए, 10 फरवरी के पेपर के लिए। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर ER ब्रीथवेट। अब ER ब्रीथवेट का हमें कैरेक्टर स्केच लिखना है, तो कैरेक्टर स्केचेस किस तरीके से लिख सकते हैं? मिस्टर ER ब्रीथवेट इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड नरेटर ऑफ द नोवेल। ये क्या है? सेंट्रल कैरेक्टर एंड नरेटर है इस नोवेल के। विथ लव, नोवेल टू सर्व विथ लव। ओके, ही इज एजुकेटेड ब्लैक मैन, वो एक पढ़े लिखे काले व्यक्ति थे, कोई बात नहीं। फेसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रास्कल डिस्क्रिमिनेशन while searching for a job in London. Finally, he accepted a teaching position at a Greenslead School, where he meets a group of rude and undisciplined students. देखो, इसको मैं थोड़ा भाषांतरित करके बताता हूँ उनका कैरेक्टर स्केच के बारे में। सेंट्रल आइडिया जो मिस्टर ER ब्रेथवेट है, टू सर्व विथ नोवेल के एक प्रमुख करता धरता कैरेक्टर है और नरेटर भी है इस नोवेल के। एंड हाँ,
ये एक ब्लैक आदमी है, यानी कि काला, इनका रंग काला होने की वजह से इन्हें डिस्क्रिमिनेशंस को, यानी कि भेदभाव को, यानी कि रंग भेदभाव जिसे वर्ण भेदभाव कहा जाता है, उसको उन्हें भेद करना, उसका उसने सामना करना पड़ा। क्योंकि वहाँ पर जो थे, लंदन में थे, तो वहाँ पर सभी गोरे चिमटे आदमी थे, वो भेदभाव करते थे साले, उनको काला रंग पसंद नहीं था, इसकी वजह से इन्हें जॉब भी नहीं देती थी, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था। एंड बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने लंदन में जॉब फाइंड आउट करने के बाद इनको मिलती है ग्रीन स्लेड स्कूल में जॉब, और यहाँ पर ही एक्सेप्ट करते। बट वहाँ पर भी इनका नसीब अच्छा नहीं था, नसीब अच्छा था कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिले वो साले भड़वे थे, राइट, अनडिसिप्लिन थे, उनके अंदर कोई भी मैनर्स नहीं था। सो ये सारी चीज़ें। इन द बिगिनिंग ही फेसेस ग्रेट डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द क्लास, बट स्टार्टिंग में जब वो स्टूडेंट मजाक उड़ाते थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे, इंसल्ट करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, यानी कि बहुत सारा मुसीबतों का इन्हें सामना करना पड़ा हैंडलिंग द क्लास। बट इज़ काल्म रिस्पेक्टफुल एंड पेशेंटफुल नेचर, बट उनका शांत स्वभाव, जो भी रिस्पेक्टफुल स्वभाव है, या तो पेशेंट यानी कि शांत संयमी रूप से किसी भी चीज़ को सामना करना, ये इस चैलेंज से ओवरकम करना, यानी कि वहाँ से बाहर निकलने के लिए इन्हें मदद करता है। ही डिसाइड टू ट्रीट स्टूडेंट्स लाइक अ मैच्योर अडल्ट्स, अब ये डिसाइड करते हैं कि हम स्टूडेंट को एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे, उन्हें बड़े आदमी की तरह ट्रीट करेंगे, टीचिंग देम मॉरल वैल्यूज़, एंड सिर्फ टेक्स्ट बुक वैल्यूज़ नहीं, जस्ट टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स नहीं, तो इन्हें मॉरल वैल्यूज़ यानी कि रियल लाइफ में क्या बेटर करता है ये भी हम उन्हें सिखाएंगे, जैसे कि मैनर्स यानी कि संस्कार सिखाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट अलॉन्ग द एकेडमिक लेसन्स, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखाएंगे, एज पर्सनैलिटी मार्क्ड बाय डिग्निटी, कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमैनिटी, मानुस की इंसानियत उन्हें सिखाएंगे, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के बारे में उन्हें बताएंगे। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी मिस्टर ब्रीथवेट विज द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, और नोवेल के एंड में वो स्टूडेंट्स का प्यार जीत जाते हैं, स्टूडेंट्स उन्हें अपना लेते हैं, वो भी स्टूडेंट्स को अपना लेते हैं। दे कॉल हिम सर, यानी कि स्टूडेंट्स जो है उनको सर बोलना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वो ब्लैक आदमी थे, मजाक उड़ाया जाता था, इंसल्ट की जाती थी, बट एट द लास्ट उन्हें सर बुलाया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, आउट ऑफ अफेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। हिज एजुकेशन एंड कंपेशन मेक हिम एंड आइडियल टीचर एंड रोल मॉडल, और इसकी वजह से कि उनका ये जो नेचर है, उनका जो एजुकेशन है, उन्होंने जो शिक्षण लिया था, उनके जो पास जो मैनर्स थे, उनके पास जो क्वालिटीज़ थी, इसकी वजह से उन्हें एक आइडियल टीचर संबोधा जाता है, बोला जाता है। थ्रू द नोवेल कन्वेज द पावरफुल मैसेज दैट लव, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कैन ट्रांसफॉर्म लाइव्स। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। उसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल। अब वो स्टूडेंट्स कैसे थे भाई, बहुत ही निकम्मे थे साले, भड़वे थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, किसी भी टीचर को रिस्पेक्ट ना देना, तो स्टूडेंट तो भड़वे हुए ही ना। ओके, तो कैरेक्टर स्केच ऑफ स्टूडेंट्स बोला गया है, तो उनका कैरेक्टर स्केच हमें लिखना है। आप बुरा मत मानना, आप बड़े अच्छे हो भाई, कमेंट में कुछ भी मत बोलो, कमेंट में थैंक यू बोलो, लव यू बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका पीडीएफ दूंगा मैं, ओके, आपको पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ का प्राइस है 241 रुपीज़, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रोज से लेकर नोवेल के, जो कि हम देख रहे हैं ये क्वेश्चंस भी विद आंसर्स के साथ। इसका पीडीएफ है 241, बट इसमें अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया 50% ऑफ आपको मिल जाएगा, फ्लैट 50% ऑफ। तो इसके लिए अगर मोर डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, साथ ही साथ व्हाट्सअप के ऊपर दो स्क्रीन के ऊपर 2 व्हाट्सअप नंबर दिखेंगे, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ओके, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो हमें, हम आपको लिंक भेज देंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल come from poor and rough background. They are rude, careless, and rebellious teenagers who have no respect for teachers or discipline. They initially make fun of Mr. Brithwaite and test his patience through misbehavior and insults. However, as the story progresses, they gradually change Mr. Brithwaite's polite behavior and respect or them touch their hearts. So देखो, ये उनके बारे में बताया गया कि किस तरीके से साले निकम्मे रूठ थे। एट द लास्ट वो उनका मजाक उड़ाया करते थे और संयम उनका चेक किया करते थे। बट मिस्टर यार ब्रीथवेट भी जो थे वो शांत संयमी स्वभाव के थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो सहते रहे, कुछ भी नहीं बोला, काम डाउन रहे, प्यार दिया, स्टूडेंट्स को अडल्ट की तरह ट्रीट किया। एंड बाद में स्टूडेंट्स ने उनको सर बुलाकर बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि मिस्टर ब्रीथवेट ने उनके अंदर क्या थे, रिस्पेक्ट दिया था, उन्हें मॉरल वैल्यूज सिखाई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें बताई थी, ये सारी चीज़ें यार ब्रीथवेट में उन्हें सिखाई थी, राइट। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स का पूरा कैरेक्टर स्केच इस तरीके से लिख सकते हो, ओके। और बाद में वो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस भी सीख जाते हैं, साथ साथ उनमें डिसिप्लिन आती है, वो किस तरीके से फेयरवेल पार्टी में किस तरीके से स्पीच देते हैं, यार ब्रीथवेट को किस तरीके से प्राउड फील होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करो गाइस, ओके। कैरेक्टर स्केच में रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखो, प्रिंसिपल का कैरेक्टर स्केच रियरली चांसेस में पूछा जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए हमने भी यहाँ पर मेंशन किया है। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल प्लेज अ सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग रोल इन द नोवेल। ही ट्रस्ट मिस्टर ब्रीथवेट्स एबिलिटी एंड गिव्स हिम कंप्लीट फ्रीडम टू मैनेज हिज क्लास. Unlike other administrators, the principal believes in giving teachers the liberty to experiment with their teaching methods. He maintained a calm and practical attitude. His guidance and competence helped Mr. Brithwaite feel respected and motivated. The principal's leadership style in
critic promoting cooperating and self-discipline among both teachers and students. Through his role is minor, he is symbol of trust, encouragement, and moral strength. His faith in Mr. Brithwaite's potential contributes greatly टू द सक्सेस ऑफ टीचर एंड द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द क्लास. सो बेसिकली प्रिंसिपल का क्या रोल था कि समझ लेना, किसी को भी सपोर्ट करना, यानी कि प्रिंसिपल का रोल क्या है, पूरे क्लास को, पूरे टीचर्स जो है सभी क्लास टीचर्स है उनको समझना, उनके उनके क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें सॉल्व करना, साथ साथ उनको कई सारे राइट्स प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना. ओके, ये सारी चीज़ें. सो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया. यार ब्रेथवेट को ऐसा नहीं बोला कि स्टूडेंट्स तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर तुम छोड़ के चला जाओ तो तुम्हारा क्लास चेंज कर रहा हो, ऐसा सारा चीज़ें नहीं बोला. उनको राइट किया, भाई तुम तुम्हारी तरफ से मैनेज करो, तुम जैसा कर सकते हो, तुम प्रॉपर स्टूडेंट्स को करो. तो हैंड ओवर करा कि स्टूडेंट्स को करो. तो यहाँ पर क्या शो करता है कि भाई हाँ, वो प्रॉपर एक टीचर था, प्रॉपर एक प्रिंसिपल था कि वो एक लोकशाही बोल सकते हैं ना, डेमोक्रेटिक प्रोमोटिंग कॉपरेशन, यानी कि जो सहयोग दिया जाता है वो प्रॉपर तरीके से उनकी तरफ से दिया जा रहा है, लीडरशिप प्रॉपर तरीके से की जा रही है, सब साथ ही साथ गाइडेंस प्रॉपर तरीके से किया जाता है, हेल्प की जा रही है, प्रॉपर मेंटर की लाइक हेल्प की जा रही है. एंड यहाँ पर ये उनका सिंबल यानी कि ट्रस्ट का सिंबल बन चुके हैं, यानी कि विश्वास डाला जा सकता है, इंकरेजमेंट, मॉरल स्ट्रेंथ, एंड जो यकीन उन्होंने यार ब्रेथवाइट के ऊपर रखा है कि भाई तू कर सकता है, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तू कर सकता है. तो ये जो यकीन है, ये इसकी वजह से यही कैरेक्टर स्केच हम लिख सकते हैं उनके लिए. किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए. अब कैरेक्टर स्केच ऑफ गिलियन ब्लोसर, ये कौन है, गिलियन ब्लोसर ऑफ्टन कॉल्ड गिल इज अ टीचर एट ग्लिनस्लैट क्लूड एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर ब्रेथवेट. ये क्या थे, ब्रेथवेट के क्लोज फ्रेंड थे. शी इज़ फ्रेंडली, इंटेलिजेंट, शी इज़ फ्रेंडली, ये लेडी कैरेक्टर है भाई, पढ़ लो इसका. शी इज़ फ्रेंडली, इंटेलिजेंट एंड सपोर्टिव. गिल बिलीव्स टीम वर्क एंड ऑफ्टन इंकरेजेस मिस्टर ब्रेथवेट to continue teaching when he feel trusted by his students' behavior. She respects Mr. Brithwaite's patience and shares his belief that students can be transformed through love and understanding. She also provided emotional support and becomes a symbol of friendship and faith. यानी कि वो जो टीचर थी, उन्होंने यार ब्रेथवेट का मजाक स्टूडेंट्स उड़ा रहे थे, उसे मालूम था, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, प्यार नहीं सपोर्ट किया, यानी कि यकीन रखा, बिलीव रखा उनके ऊपर कि वो कर लेंगे मैनेज, उनको हमेशा सपोर्ट किया. यही सारी चीज़ें उनका कैरेक्टर स्केच यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उन्होंने मेंशन किया. हमने मेंशन किया, यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन एंड यू विल गेट full marks. Okay. ही वार्म एंड कोऑपरेटिव नेचर हेल्प्स क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट एट स्कूल, यानी कि उनका जो शांत संयमी, यानी कि जैसे बोल सकते हैं ना ग्राउंड टू अर्थ, ये वाला जो उनका नेचर था, स्कूल में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था, पॉजिटिव वेदर इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट किया गया था, एंड प्रोफेशन भी किया गया था प्रॉपर तरीके से. राइट. कैरेक्टर स्केच ऑफ डेनहैम. अब डेनहैम कौन है, डेनहैम कौन है भाई, डेनहैम कौन है, डेनहैम कौन है, स्टूडेंट है ना, बोल्ड स्टूडेंट, उसका कैरेक्टर स्केच पूछा गया है. डेनहैम इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनस्पोकन and bold student in Mr. Brithwaite's class. In the beginning, he is rude, overconfident and rebellious. अब यहाँ पर क्या बोला गया है, डेनहैम कौन है भाई, एक मंद तरीके सा लड़का, यानी कि अलग तरीके का, पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ निकम्मा लड़का है, जो कुछ भी नहीं बोलता था, यानी कि कुछ भी नहीं बोलता था, या तो कुछ भी बोलता था, कुछ भी नहीं बोलता था, मतलब क्लास के बारे में कुछ भी नहीं बोलता था, सब फालतू में बहुत कुछ बोलता था. इन द ब्रेथवेट्स क्लास, इन द बिगिनिंग ही इज़ रूड. और स्टार्टिंग में वो कैसा था भाई, रूड था. रूड मतलब समझ में आता है ना, बड़ा चढ़ा कर बोलना, कुछ भी बोलना, यानी कि अशिस्त, उसके पास कोई भी शिस्त नहीं है, कोई भी मैनर्स नहीं है, मैनर्सलेस था पूरी तरीके से. ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा विश्वास खुद के ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंट, समझ में आता ना, अति होशियार बनने की कोशिश करता था, ये सारी चीज़ें. ऑफ्टन आर्ग्यूज विद द टीचर्स, और साथ साथ टीचर्स से भी वो जबान लड़ाता था. डिसरिस्पेक्ट ऑथोरिटी, यानी कि ऑथोरिटी की डिसरिस्पेक्ट करता था. हाउएवर मिस्टर ब्रीथवेट हैंडल्स हिम विथ मैच्योरिटी, बट मिस्टर ब्रीथवेट ने उसके कैसे मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया एंड रिस्पेक्ट के साथ उसको हैंडल किया, उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया. बाकी के टीचर उसके ऊपर गुस्सा करते थे डेनहैम के ऊपर, मिस्टर यार ब्रीथवेट ने उसको शिक्षा नहीं की, उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, प्यार से उसको ट्रीट किया. एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस डेनहैम एटीट्यूड चेंजेस, और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, डेनहैम का जो एटीट्यूड है वो चेंज होते जाता है, उसके नेचर में चेंजेस आना दिखना स्टार्ट हो जाता है. ही स्टार्ट्स एडमायरिंग मिस्टर ब्रीथवेट्स कामनेस, फेयरनेस एंड करेज. By the end, Denham become one of the most disciplined and responsible students. और at the last, जो सबसे निकम्मा भड़वा जो स्टूडेंट था, वो सबसे अच्छा बन जाता है यार ब्रेथवेट के क्लास में. याद रखना भाई, ऐसा स्टूडेंट होता नहीं है, लाखों में एक होता है, और वो है भाई डेनहैम. तो डेनहैम का कैरेक्टर स्केच तुमको याद रहना ही चाहिए भाई. सबसे निकम्मा स्टूडेंट्स बन गया हीरो, जीरो बन गया हीरो, भड़वा था, नालायक था, अच्छा बन गया, कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये नोवेल का हाईलाइट पार्ट है, एंड ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि देखो भाई, लव एंड पेशेंस के साथ किसी भी सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं. ओके, सो ये 5 कैरेक्टर स्केचेस इंपॉर्टेंट है. एंड कंक्लूजन है, ईच कैरेक्टर इन टू सर्व विथ लव कंट्रीब्यूट द मॉरल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोरी. यानी कि यहाँ पर हर जो कैरेक्टर है
वो कुछ ना कुछ मॉरल देता है, कुछ ना कुछ सीख देता है, चाहे वो इमोशनल हो, यानी कि इमोशनल हो या रोडो आ रहा है मेरे को क्या बोले अभी, मेरे आँख में पानी आ गया यार इतना रिस्पेक्ट देके। यानी कि यहाँ पर भावनिक कोई ना कोई एक मॉरल देके जा रहा है, एक सीख देके जा रहा है। स्टैंड्स फॉर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। द स्टूडेंट्स प्रेजेंट represent growth and change. The supporting teachers like a principal, Gill and Denham symbolize encouragement, understanding the positive transformation. Together, they make novel and inspiring story about education quality and humanity. अब आगे बढ़ते हैं टू सर्व विथ लव एंड हो गया। होप आपको समझ में आ गए होगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, राइट। कैरेक्टर स्केच ऑफ डेनहम पूछा गया तो ऐसा भी बोला सकता है आपको कैरेक्टर स्केच की जगह डिस्क्राइब अबाउट डेनहम, या तो ऐसा भी बोला सकता है डिस्क्राइब अबाउट टू सर्व विथ लव, या तो डिस्क्राइब अबाउट प्रिंसिपल, डिस्क्राइब अबाउट गिलियन लूजर। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर स्केच ऑफ बोला जा सकता है, डिस्क्राइब अबाउट भी बोला गया तो समझ लो कैरेक्टर स्केच ही पूछा जा रहा है। या तो आपको कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, तो सिंपल तरीके से ऐसा बोल सकता है डिस्क्राइब अबाउट ग्रीनस्लेट स्कूल। ओके, कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीनस्लेट स्कूल बोला गया है, तो आपको ऐसा भी बोला सकता है डिस्क्राइब अबाउट ग्रीनस्लेट स्कूल। तो कैसा मेंशन करोगे कि वहाँ पर स्टूडेंट कैसे थे, टीचर कैसे थे, वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत आप मेंशन कर सकते हो। ओके, जैसे मेंशन करोगे मार्क मिल जाएगा, दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। अब आगे बढ़ते, आगे आपका अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो चैप्टर थर्ड है ये हिस्ट्री ऑफ नोवेल का, यानी कि नोवेल का ही ये थर्ड नंबर वाला चैप्टर है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। सो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसके ऊपर भी कैरेक्टर स्केचेस मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिलते हैं। सो 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड डिटेल्ड आंसर्स, बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड, आप देख सकते हो। एंड चैप्टर 3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं पूछा जाएगा, बट मैच द पीएस वगैरह और फाइंड ऑड वन आउट या तो फिल इन द ब्लैक्स टाइप अगर क्वेश्चन मतलब पूछा तो नहीं जाएगा, बट स्टिल आंसर देख के रखा है, यानी कि आपको पता हो एक। तो आंसर है द नोवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इज रिटन बाय द फेमस फ्रेंच राइटर जूल्स वर्न, नोन एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। क्या बोला जाता है उनको, फादर ऑफ साइंस फिक्शन। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1873। हु इज सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ नोवेल। अब ये जो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, फिलियस फॉग है ना, देखो जरा। ओके, the central character of the novel is Phileas Fogg, an English gentleman known for his punctuality, discipline, and calm temperament. He undertaken a journey around the world to win a bet. उसके बाद थर्ड नंबर वाला है, what is the main theme of the novel? मेन थीम क्या है नोवेल की? The main theme of the novel is adventure and determination. It shows the triumph of human courage, planning, and perseverance in overcoming challenges. What was the bet taken by Phileas Fogg? तो Phileas Fogg ने कौन सी बेट ली थी? तो इसका आंसर है Phileas Fogg bet 20,000 pound with the members of the reform club that he could travel around world in 80 days. फिफ्थ नंबर वाला है who accompanied Phileas Fogg on his journey. So आंसर है his newly appointed servant that is passport accompanied Phileas Fogg on his adventurous journey around the world. What does the character of Phileas Fogg represent? Answer, Phileas Fogg represent determination, discipline, and confidence. His calm nature and logical mind help him overcome all difficulties during the journey. उसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट का कैरेक्टर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला है, बट इसका आंसर इतना शॉर्टकट मत लिखना, मेरे कैरेक्टर स्केच आगे देने वाला पासपोर्ट का, तो वो आंसर इसमें लिखना। पासपोर्ट इज अ लॉयल, ब्रेव एंड ह्यूमरियस फ्रेंच सर्वेंट although he often makes mistake. His honesty, courage, and love for his master make him beloved character. Who is Detective Fix and what is his role? यानी कि वो फिक्स कौन है और उसका रोल क्या है। डिटेक्टिव फिक्स इज अ स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर हु रॉन्गली सस्पेक्ट्स फॉग फॉर रॉबरिंग द बैंक ऑफ इंग्लैंड. He secretly follow Fox throughout the journey, creating several obstacles. Who is Oda? अब ओडा कौन है? ओडा इज़ अ ब्यूटीफुल एंड काइंड हार्टेड इंडियन वुमन रिस्क्यूड बाय फिलियस फॉग. अगर वो ओडा है, इंडियन वुमन है, भाई उसका नाम कैसे आया भाई ओडा? ओडा नाम किस तरीके से आया भाई? मैंने इंडिया में अब तक उस ज़माने में मतलब कैसे जैसे बोला कि कौन से साल की ये नोवेल है? 1897 ही है ना, आई थिंक सो. या उस कब है जस्ट ओके वेट फॉर अ मिनट. ओके 1873 की है, राइट. वो अगर इंडियन है तो भाई उसका नाम ओडा किस तरीके से आया? मैंने आज तक नहीं सुना भाई ओडा बेटा नाम. क्या ही होगा. ठीक है चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको तो याद रखना है जैसा नॉवल में दिया गया है. इंडियन वुमन रिस्क्यूड बाय द फिलियस फॉग एंड पासपोर्ट फ्रॉम अ रिचुअल सैक्रिफाइस सती इन इंडिया. शी लेटर बिकम फॉग्स कंपेनियन एंड वाइफ.
भाई इंडियन लोग उसका 1873 का ज़माना था शायद से, उस वक्त की ये नोवेल है। वो सती परंपरा, उसका पति मर गया, साली ने फिर से भाग गई उससे उससे उसको प्यार भी हो गया। ये क्या चीज़ चल रही है भाई, मतलब नोवेल अलग ही लेवल पे है, मैंने पढ़ा है बट स्टिल यार आपको बता रहा हूँ थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। ऐसा कैसे होता है भाई, ऐसा कैसे होता है भाई। इस ज़माने के लोग तो हाल ही में ऐसे ही बदनाम हो रखे। फिर व्हाट इज इंसिडेंट took place in India? Answer: in India, Fogg and his companions saved Oda from being burned alive in a ritual. This act of bravery shows Fogg's compassion and humanity. How did Phileas Fogg and his team travel across the world? Answer: they used various modes of transport such as trains, ships, elephants, and sledges to complete their journey across countries like India, China, Japan, and America. What problem did Fogg face during the journey? Answer: Fogg faced many challenges like delays in transport, storms, missing trains, attacks by Red Indians, and constant interference by detective pigs. Yet he remained calm and determined. What does the novel teach us? नोवेल हमें क्या सिखाती है? द नोवेल टीचर्स अस दैट us with planning, courage, and determination, one can achieve any goal. It inspires readers to face difficulties with patience and intelligence. How does Phileas Fogg prove his punctuality and discipline? Answer: throughout the journey, Fogg maintains strict time schedule and remains calm even in crisis. His punctuality and competence lead him to win the bet. What happens at the end of novel? So answer: in the end of Phileas Fogg returns to London just time to win the bet. He also marries Oda, realizing that his journey not only gave him success but also love, happiness. What is the role of Oda in the novel? Answer: Oda symbolizes love, gratitude, and emotional warmth. Her presence adds humanity and affection. Fox mechanism and discipline line. एंड उसके बाद है 17 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द नोवेल कन्वे? अब नोवेल में से क्या मैसेज सीखने को मिला है? द नोवेल कन्वेज दैट टाइम, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि टाइम यानी कि समय, डिसिप्लिन यानी कि एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि शिस्तबद्धता, एंड डिटर्मिनेशन यानी किसी भी करने की जिद्द, चाहत, आर कीज टू सक्सेस, यानी कि ये जो है ये की है सक्सेस की, यानी कि चाबी है सक्सेस की. इट ऑल्सो हाईलाइट द वैल्यूज ऑफ काइंडनेस, लॉयल्टी एंड नेट टीम वर्क टू अचीविंग गोल्स. उसके बाद 18 नंबर वाला है, व्हाई इज द नोवेल कॉल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. अब नोवेल को अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी जो जर्नी है उन्होंने कंप्लीट करी थी विद इन 80 डेज, राइट. The title reflects the central plot, Phileas Fogg's daring challenge to complete a full journey around the globe in exactly 80 days using all means of transport available at the time. उसके बाद 19 नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फॉग एंड पासपोर्ट. आंसर: द रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स फ्रॉम मास्टर सर्वेंट टू ट्रू फ्रेंडशिप, यानी कि नौकर और मालक से बढ़कर एक ट्रू फ्रेंडशिप में ये जो है वो हो जाता है, यानी कि ट्रू फ्रेंडशिप उनको रियलाइज होता है. रॉयल्टी एंड फॉक्स काइंडनेस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन. उसके बाद 20 नंबर वाला है, व्हाट मेक्स दिस नोवेल टाइमलेस एंड पॉपुलर. द नोवेल थ्रिलिंग एडवेंचर, डिटेल ट्रैवल डिस्क्रिप्शन, ह्यूमर एंड मॉरल लेसन्स मेक इट टाइमलेस. It inspires readers to be brave, curious and confident in a life's journey. ओके, अब ये जो चैप्टर है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसके कैरेक्टर स्केचेस देखते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है आपके 10 फरवरी के 2026 के पेपर में. सो सबसे पहला वाला कैरेक्टर स्केच है इस चैप्टर में से फिलियस फॉग का. ओके, फिलियस फॉग का कैरेक्टर स्केच ऑफ फिलियस फॉग अभी देखते हैं. फिलियस फॉग इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. He is a wealthy English gentleman known for his punctuality, discipline, and calm nature. Fogg lives a very systematic life and follow a strict routine every day. He is a member of a reform club where he often discuss matters of science and travel. When discussion arises about the possibility of traveling around the world in 80 days, he confidently accepts the challenges and bet £20,000 to prove it possible. It shows his courage and determination. So सबसे पहले फिलियस फॉग जो है सेंट्रल कैरेक्टर है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इस नोवेल के. एंड यहाँ पर उनके पास मतलब एक वेल्थी बोला गया है, यानी कि उनके पास पहले से ही पैसा है, एक अच्छे खासे इंग्लिश जेंटलमैन है, नोन फॉर हिज पंक्चुअलिटी, मतलब उनके स्वभाव की वजह से, साथ साथ उनके शिस्तबद्धता की वजह से, समय दृढ़ता की वजह से, जिनके पास समय यानी कि हमेशा समय की पाबंदी लगा रखी थी खुद पर, इसकी वजह से उन्हें जाना जाता है और वो फेमस है, यानी कि अच्छे पर्सन है. फॉर लाइफ अ वेरी सिस्टमेटिक लाइफ, यानी कि बहुत ही सिस्टमेटिक लाइफ, सब चीज़ों को समय पर करना, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना एवरीडे लाइफ में, इसकी वजह से वो अच्छे खासे. एंड साथ ही साथ वो रिफॉर्म क्लब के मेंबर है. एंड एक दिन जब क्लब में डिस्कशन आता है कि कोई क्या 80 दिन में इस वर्ल्ड की टूर कर सकता है, तो वहाँ पर वो बेट लगाते हैं. बेट यानी कि मालूम है ना,
पेंस लगाना उसके साथ बेट लगाते हैं कितने पाउंड की, 20,000 पाउंड्स की, कि ये पॉसिबल है 80 दिन में हम दुनिया की सैर कर सकते हैं। एंड वो डायरेक्टली बेट लगाते हैं एंड ये उनकी डिटर्मिनेशन करेज को, यानी कि उनकी धाड़स को, करेज को, यानी कि उसकी जिद को ये प्रूव करता है। थ्रू आउट दिस जर्नी फॉग फेसेस मेनी डिफिकल्टीज। एंड जब ये जर्नी को स्टार्ट करते हैं, इस प्रवास को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है जिन्हें फेस करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं कई सारे, उनको अरेस्ट भी किया जाता है, रिमांड कंपोस्ट, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। एंड वो ओडा को मिलते हैं, ओडा को ने इस जर्नी में उसके साथ पासपोर्ट भी साथ में रहता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट को नहीं, उनका सर्वेंट है, राइट। पासपोर्ट इज अ फिलियस फॉक्स लॉयल एंड ह्यूमरस फ्रेंच सर्वेंट है। हिज नेम मीन्स गो एवरीवेयर, पासपोर्ट मीन्स गो एवरीवेयर, एंड हिज पर्सनैलिटी ट्रूली रिफ्लेक्ट इट। ही इज सिंपल, काइंड हार्टेड एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प। द बिगिनिंग ही joined Fogg thinking that his life would be peaceful and regular, but soon finds himself on an unexpected world tour. Passepartout is brave and loyal, but sometimes careless and emotional. He helps Fox during the rescue of Oda and protects them in many dangerous situations. He even gets arrested once because of Detective Fix falls suspicious, but he never loses faith in his master. He also adds humor and warmth to the novel through this natural simplicity and emotional reactions. Passepartout represents the qualities of friendship, faithfulness, and courage. His loyalty प्लेज अ मेजर रोल इन सक्सेस ऑफ अ फ्रॉग जर्नी। सो बेसिकली वो एक उनका सर्वेंट था, फ्रेश सर्वेंट था। पासपोर्ट का मेन होता है कि गो एवरीवेयर, मतलब किधर भी जाओ। एंड रियली उनको लगा था जब उसने ये जॉब ज्वाइन किया पासपोर्ट ने, उसको लगा अभी नॉर्मल सी एक मालक नौकर जैसी जॉब रहेगी, मैं जॉब करूँगा। बट उसको ट्विस्ट मिलता है कि अभी तो हमें 80 दिन के टूर के लिए मालक के साथ जाना है, और वो चला भी जाता है। एट द लास्ट वो मालक के लिए बहुत कुछ करता है। बट जब इन केस आपने देखा, अपने स्टडी किया होगा कि क्या केस आती है कि वो उसको एक टाइम पे अपने मालक के ऊपर उसको 100% यकीन होता है, बट डिटेक्टिव फिक्स की वजह से उसको उसके ऊपर डाउट भी करता है वो, बट 100% यकीन भी रहता है, थोड़ा बहुत डाउट करता है बट 100% यकीन भी रहता है, अरेस्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ओडा को भी उसने बताया था। एंड वो एक अच्छा खासा दोस्ती की मिसाल बन गया, उसकी सिंप्लिसिटी नेचर की वजह से, फ्रेंडशिप की वजह से, दोस्ती की वजह से, साथ साथ यकीन अपने को अपने मास्टर के ऊपर, इसकी वजह से। ओके, सो कैरेक्टर स्केच ऑफ डिटेक्टिव फिक्स। अब डिटेक्टिव फिक्स का कैरेक्टर स्केच, डिटेक्टिव फिक्स कौन है, उसका कैरेक्टर स्केच दिखना है। डिटेक्टिव फिक्स इज अ स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर। अब ये एक ऑफिसर है हु रॉन्गली बिलीव्स दैट फिलियस फॉग इज द मैन हु रॉब द बैंक, यानी कि वहाँ पर जो इंग्लैंड में बैंक रॉब हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं फिलियस फॉग का हाथ है, ऐसा इसको डिटेक्टिव फिक्स को लगता है। ओके, ही फॉलोज फॉग थ्रू आउट हिज जर्नी। तो जब ये 80 दिनों के टूर पर निकलते हैं, कौन कौन फिलियस फॉग, तो उसको ये फॉलो करता है क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं ये चोरी, ये रॉबरी इन्होंने की है। होपिंग टू अरेस्ट हिम वंस रीचेस ब्रिटिश टेरिटरी, यानी कि यहाँ पर वापस लौटने से पहले उसे अरेस्ट कर लूँगा, ऐसा इनका मानना रहता है डिटेक्टिव फिक्स का, बट नहीं कर पाता। फिक्स इज इंटेलिजेंट, अलर्ट एंड सस्पिशियस बाय नेचर, यानी कि वो कैसा होता है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स, यानी कि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, ही यूजेस ट्रिक्स टू डिले दियर ट्रैवल, इवन डिसीव्स पासपोर्ट बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि वो लेट हो जाए वहाँ पर पहुँचने के लिए, इस तरीके से। उसके बाद इन द एंड व्हेन ही रियलाइज फॉग्स इनोसियस, यानी कि एट द लास्ट उसे जब पता चलता है कि यार फॉग ने ये सारी चीज़ें नहीं की है, तो यार ये सारी चीज़ें, मतलब डिटेक्टिव फिक्स रिप्रेजेंट द थीम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड ट्रूथ, यानी कि वहाँ पर वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सही और गलत में फैसला नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया, ऐसा कैरेक्टर वहाँ पर पेश किया गया। अब कैरेक्टर स्केच ऑफ औडा। अब ये औडा का मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि क्या बोले, इंडियन वुमन होकर के ऐसा, मतलब किसी ब्रिटिश के साथ भाग जाना, ये कितना परसेंट उचित है भाई, आप ही लोग बताओ। और उसका पति मरा ही था, सती से भाग गई, कि कोई भी बच्चा यार कूदना चाहिए ना आग में। Oda is a beautiful and intelligent Indian woman who is saved by Phileas Fogg and Passepartout from ritual sacrifice Sati in India. She is gentle, grateful, and kind-hearted. After being rescued, she decided to accompany Fogg on his journey. Okay. सो यहाँ पर बोला गया कि ओडा एक इंडियन ब्यूटीफुल सी सुंदर सी एक नारी है जो सती की परंपरा के बलि पड़ने वाली थी, आग में कूदने वाली थी, बट वहाँ पर पासपोर्ट ने उसे बचाया, यानी कि फिलियस फॉग ने पासपोर्ट में बचाया। तो बचाने की वजह से वो सोचती कि अब मैं इनके साथ ही जाऊंगी, और उनके साथ ही भागने का फैसला वो इंडिया से करती है, और इनके साथ ही वो निकलती है। औडा शोज करेज एंड ग्रेटिट्यूड थ्रू आउट द नोवेल, एंड ये करेज तो प्यार, प्रेम, संभावना, सब चीज़ें वो दरस्त करती है, वहाँ पर बचाया जाता है। शी इज़ डीपली इंप्रेस्ड बाय फॉग्स ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी, यानी कि वो फॉग की, यानी फिलियस फॉग की ईमानदारी से, साथ ही साथ उनकी बहादुरी से वो पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। एंड लेटर मतलब उसके बाद वो उसी के साथ प्यार कर बैठती है, तुमने हमको दिल दे दिया,
ये भी ना पूछा कौन हो तुम, इस तरीके से। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी प्रपोज मैरिज टू फॉग, एंड एट द लास्ट वो फॉग को जो है शादी के लिए प्रपोज कर देती है। उसकी पहली शादी हो चुकी थी यार, सती में जा रही थी मतलब शादी हो गई, पति मर गया इसलिए तो कूदने जा रही थी, भाग के आई, फिर से इसको प्रपोज कर रही है। यार ये ब्रिटिश लोग मतलब क्या लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ब्रिंगिंग इमोशनल हैप्पीनेस टू हिज अदरवाइज मैकेनिकल लाइफ, आपका पेपर है ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इसलिए ऐसा बोला मैंने। ओके, ऑडा's कैरेक्टर ब्रिंग्स वार्मथ, लव एंड ह्यूमैनिटी टू द एडवेंचरियस स्टोरी, एडवेंचरियस स्टोरी। ओके ठीक है ना। शी रिप्रेजेंट काइंडनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ, मेरे को नहीं पढ़ना इसका। कंक्लूजन देखते हैं। ईच कैरेक्टर इन अराउंड वर्ल्ड इन 80 days contribute to the adventure and moral values of the story. Phileas Fogg stands for discipline and determination, Passport for loyalty and humor, Detective Fix duty and misunderstanding, The Oda for loyalty, love, humanity, जो कुछ भी लिखना है। Together they make novel in a timeless classic filled with courage, emotion and inspiration। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, जो भी मैंने कैरेक्टर स्केचेस बोले वो आपको आने ही चाहिए मतलब आने ही चाहिए। रट्टा मार के जाओ, पढ़ के जाओ, मुझे नहीं मालूम। अब आपका चैप्टर 4 है द साइन ऑफ 4, इसको भी 4 मार्क का वेटेज है। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड डिटेल्ड आंसर्स देखेंगे। ओके, 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हु इज द ऑथर ऑफ साइन ऑफ 4, तो कौन है साइन ऑफ 4 के ऑथर? तो यहाँ पर इसके ऑथर है द साइन ऑफ 4 इज रिटन बाय सर आर्थर कैनन डॉयल, द फेमस ब्रिटिश राइटर नोन फॉर क्रिएटिंग द डिटेक्टिव कैरेक्टर शर्लॉक होम्स। ये शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं सर आर्थर कैनन डॉयल, क्योंकि शर्लॉक होम्स नाम का कोई कैरेक्टर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द नोवेल में मेन कैरेक्टर्स कौन है? पहला तो शर्लॉक होम्स हो गया, डॉक्टर जॉन ऑस्टन हो गया, मिस मैरी मॉस्टन हो गया, एंड जॉनथन स्मॉल एंड टोंगा। ये याद रखना, ये भाई की कैरेक्टर से। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शर्लॉक होम्स, डॉक्टर जॉन ऑस्टन, मिस मैरी मॉर्टन, जॉनथन स्मॉल एंड टोंगा, ये दिस आर दी की कैरेक्टर्स। उसके बाद व्हाट इज द जेनर ऑफ द साइन ऑफ 4, जेनर क्या है भाई साइन ऑफ 4 का? इट इज़ अ डिटेक्टिव नोवेल दैट कंबाइंस मिस्ट्री, एडवेंचर एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन। 4th नंबर वाला हु नरेट्स द स्टोरी इन द नोवेल, नोवेल में स्टोरी को किसने नरेट किया? द स्टोरी नरेटेड बाय डॉक्टर जॉन वास्टन हु इज़ अ क्लोज फ्रेंड एंड कंपेनियन ऑफ अ शर्लॉक होम्स। हाउ डज द स्टोरी बिगिन, स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट होती है? द स्टोरी बिगिन्स विद शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वास्टन, बेकर स्ट्रीट। होम्स इज एक्सपेरिमेंटिंग विद cocaine when Miss Mary Mostyn arrives seeking help to solve the mystery of her missing father and the pearls she receives every year. Who is Miss Mary Mostyn? Who is Miss Mary Mostyn? Answer: Miss Mary Mostyn is a young woman whose father, Captain Mostyn, disappeared years ago. She seeks Sherlock Holmes' help to uncover the truth behind her father's disappearance and the mysterious gifts. उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, What mystery does Mary Mostyn present to Sherlock Holmes? Answer है, Mary tells Holmes that she receives a valuable pearl every year from an unknown sender, and that she has now received an invitation to meet the person responsible. उसके बाद 8 नंबर वाला है, Who is main antagonist in the novel? Answer: the main antagonist is Jonathan Small, a man who, along with 3 others, posed the secret pact called the sign of 4 to share hidden treasure. What does the sign of 4 refers to? क्या रिफर करता है भाई? आंसर: द साइन ऑफ 4 refers to secret agreement among 4 men, Jonathan Small and 3 6, to share the treasure they had found. It is also the symbol they use to mark their unity. What is Agra treasure? Agra treasure. Answer: the Agra treasure is a collection of valuable jewels, gold discovered in India during the Indian Mutiny in 1857. It becomes the central object of the mystery. उसके बाद 11th नंबर वाला, How did Jonathan Small lose the treasure? Answer: Jonathan Small lost the treasure when Major Sholto betrayed him by taking it and escaping to England, leaving Small imprisoned in India. Who is Tonga and what role does he play? Tonga is a Jonathan Small's loyal servant and companion, a native of the Andaman Island. He assists Small in escaping prison and in his quest for revenge, but he also commits several murders. So I would like to tell you that ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करो, रट्टा मारो, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं। पीडीएफ पेड है, इसका प्राइस है 141 रुपीज़। इसके ऊपर 50% ऑफ आपको मिलेगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप के ऊपर, दोनों स्क्रीन के ऊपर 2 व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, किसी भी एक नंबर के ऊपर मैसेज कर दो आप, हम आपको पीडीएफ का लिंक भेज देंगे। एंड हाँ गाइस, साथ ही साथ आपको
इसमें ये तो नोवेल के देख रहे हैं, बट अपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा तो प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोवेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ सभी पोएम का एप्रिसिएशन, नोवेल के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड हाँ, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँगा, बट नहीं है तो व्हाट्सअप के नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, वहाँ पर मैसेज करो, लिंक भेज देंगे आपको। ओके, हाँ, तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन होम्स एंड डॉक्टर वेस्टन। ओके, ये वाला क्वेश्चन रहेगा क्या। हाउ इज मिस्ट्री सॉल्व्ड, हाउ इज द मिस्ट्री सॉल्व्ड। शर्लॉक होम्स यूजेस अ कीन ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग टू ट्रेस Jonathan Small through clues, footprints, and river routes. The police captures Small as and he confesses the entire story. How does Sherlock Holmes display his intelligence in the novel? Answer: Holmes demonstrates his brilliance through careful observation, education, and reasoning. He uses clues such as footprints, handwriting, and boat routes to solve the case efficiently. What kind of relationship exists between Holmes and Dr. Weston? So Holmes and Dr. Weston में क्या है, दोस्ती है भाई, bond of friendship में mutual respect. Weston admires Holmes' intellect while Holmes value Weston's loyalty and companionship. What is the moral lesson of the novel? नोवेल का moral lesson क्या है? आंसर: the novel teaches that greed and betrayal lead to destructions, while honesty, justice, and friendship are the true treasure of life. What is the character of Miss Mary Morstan? Describe. अभी कैरेक्टर क्या है मिस मैरी मॉस्टन का, डिस्क्राइब करना है. मिस मैरी मॉस्टन इज अ gentle, calm, and dignified. She remained composed even in difficult situations. She honestly grace impressed both Holmes and Watson. What is the role of Dr. Watson in the story? Dr. Watson serves as both narrator and Holmes' assistant. He provides emotional depth to the story, represent human value like love, sympathy, and loyalty. What happens at the end of the novel? Answer: at the end of the Jonathan Small is captured and confesses that the treasure is lost forever in the river. Watson expresses his love for Miss Mary Morstan and Holmes returns to the analytical work. Okay, and let the last 20 number wala hai, what makes the Sign of Four an interesting detective novel? Answer: the novel exciting plot, mysterious treasure, clever investigation, and strong character like Holmes and Watson make is gripping and timeless डिटेक्टिव स्टोरी. सो इस तरीके से ये साइन ऑफ 4 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. एंड लिटरली गाइस, अगर ये कर लेते हो तो कैसा भी क्वेश्चन आए आंसर कर सकोगे. आप मेरा मानना है कि अगर आप ये नोवेल के क्वेश्चंस कर लेते हो तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पूछे आप कर सकते हो. जस्ट आपको सभी चीज़ों को रिमेंबर करना है, समझ लेना है, आंसर कर पाना है, तब आप खुद से इस सारी चीज़ों का आंसर कर सकते हो. ओके, सो गाइज अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम द साइन ऑफ 4 की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस को, जो अभी हमने देखा है. तो वैसे साइन ऑफ 4 का मैंने आपको इससे पहले समरी बताया था ना कि साइन ऑफ 4 एक्चुअली कोई तो लेडी है जिसका मैरी मॉस्टन नाम है. एंड उसको ना कई सारे पल्स वगैरह रिसीव होते हैं, तो शर्लॉक होम्स की वो ट्राई करती है, वो डिटेक्टिव होते हैं, तो इसके पीछे का ट्रूथ फाइंड करने के लिए उन्होंने अप्रोच करती है. राइट, उसके बाद एक लगी लेवल का टर्न लेती है नोवेल, बिकॉज ये जो रॉबरी हुई है उसके पहले आगरा में कुछ तो था है भाई. तो आप एक बार देख लेना, मैंने बताया ऑलरेडी. सो कैरेक्टर स्केच ऑफ शर्लॉक होम्स. तो शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए, तो इतना ही लिखना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं. हमने जितना दिया है ना बस उतना ही लिखना. ज़्यादा लिखोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज इतने में ही तुमको फुल मार्क मिल जाएगा. 2 मार्क तो तुमको मिल ही जाएगा. सो बात करते हैं शर्लॉक होम्स इज द मेन कैरेक्टर एंड डिटेक्टिव हीरो ऑफ द नोवेल द साइन ऑफ 4 रिटन बाय द सर आर्थर Conan Doyle is famous for his sharp observation, logical reasoning, and extraordinary intelligence. Holmes is a private detective who solves complex mystery with the help of his friend Dr. Watson. Okay, in this novel, Holmes helps Miss Mary Morstan to uncover the mystery of her missing father and the Agra treasure. He uses scientific methods, keen observation, and analytical thinking to solve the case. He notices small details that others often ignore. Holmes remains calm, competent, and focused throughout the investigation. Through the appearance cold and emotionless, Holmes deeply valued truth and justice. His passion for solving mysteries makes him one of the most admired fiction detective. He symbolized logic, intelligence, and dedication to truth. So यहाँ पर कैरेक्टर स्केच किस तरीके से लिख सकते हो, तो मेन कैरेक्टर है नोवेल के फर्स्ट एट ऑल. एंड यहाँ पर इनके दोस्त के बारे में बोलो. ओके, दोस्त कौन था वो बोलूँ, एंड ऑथर के बारे में बोलूँ थोड़ा बहुत. ओके, आफ्टर दैट फेमस थे. एंड क्यों फेमस थे? प्राइवेट डिटेक्टिव थे. ओके, एंड क्यों फेमस थे? लाइक उसका शार्प ऑब्जर्वेशन था, लॉजिकल थिंकिंग की स्किल्स थी, रीजनिंग स्किल्स थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की बारीक निरीक्षण, यानी कि ऐसे बोलते हैं ना, उसका ऐसा शातिर नज़र थी. तो यहाँ पर इसकी वजह से जो लोग इग्नोर करते थे, इतने शातिर से वो देखते थे सही की सारी चीज़ों को, तो जो ऑब्जर्वेशन था उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट था. ओके, सो इस तरीके से उनको, एंड उन्होंने मैरी मॉस्टन को हेल्प की. आगरा टीचर से जुड़ा जो बड़ा
एक रहस्य था वो सामने लाने में उन्होंने मदद करी, राइट। सो इस तरीके से कैरेक्टर स्केच आप लिख सकते हो शर्लॉक होम्स का। यहाँ पर बहुत बेटर तरीके से दिया गया है, 2 मार्क आपके हाथ के किधर भी नहीं जाएंगे। अगर इसको करके इसको इसको लिखते हो ना ऐसा का ऐसा, तो भी मार्क है आपके। कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर जॉन वॉस्टन, इसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। डॉक्टर जॉन वॉस्टन इज द नरेटर ऑफ द नोवेल एंड द लॉयल फ्रेंड ऑफ शर्लॉक होम्स। ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, honesty, and compassion. His narration makes the story less tense and emotionally rich. Weston admires Holmes' intelligence and helps him in investigation. He provides moral support and often offers practical suggestions. Unlike Holmes, he is emotional and human. In this novel, Weston develops feeling for Miss Mary Mostyn and later expressing her love for her. Weston's kindness, courage, and loyalty make him a perfect companion for Holmes. He represents human values, emotional strength, and sincerity. His balanced nature complement Holmes' logical mind, making them a perfect detective pair. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस मैरी मॉस्टन का कैरेक्टर स्केच। मिस मैरी मॉस्टन इज वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द साइन ऑफ फोर। शी gentle, calm, and intelligent. She comes to Sherlock Holmes to solve the mystery of her missing father and the annual delivery of pearls she receives from an unknown sources. Source. Mary shows great courage and patience throughout the investigation. She remains polite and composed even in difficult situations. Her honesty and charm win the admiration of both Holmes and Dr. Weston. At the end of the novel, she learns the teacher is lost but accepts the truth gracefully. Weston falls in love with her for her simplicity and good nature. Miss Mary Mostyn represents dignity, purity, and moral strength, bringing emotional depth to the story. कैरेक्टर स्केच ऑफ जोनाथन स्मॉल। जोनाथन स्मॉल का कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको। जोनाथन स्मॉल इज अ मेन एंटागोनिस्ट ऑफ द नोवेल। ही इज वन ऑफ द 4 who made a secret pact to share Agra treasure. However, he is betrayed by Major Sholto, who steals the treasure and leaves Small imprisoned. Small is brave and determined, but become obsessed with revenge. After escaping from prison with the help of Tonga, he returned to London to recover the treasure and punish Sholto's family. Although he commits crimes, he shows honesty when confessing the entire story after the being caught. Jonathan Small character reflects the destructive nature of greed and betrayal. He is also a mixture of a strength, anger, and honesty. His confession at the end adds moral closure to the novel. कैरेक्टर स्केच ऑफ टोंगा। अब टोंगा का कैरेक्टर स्केच एंड ये लास्ट कैरेक्टर स्केच होने वाला है। ओके, टोंगा इज जोनाथन स्मॉल्स फेथफुल कंपेनियन from the Andaman Island. He is physically different, described as the small, dark, and mysterious figure. Tonga helps Small in his escape and revenge plan. He uses poison darts and attacks people, which makes him appear dangerous and cruel. However, his loyalty towards Small and unquestionable. He represents the blind devotion that leads the destructions. Tonga's character adds mystery, suspense, and fear to the story. Though he is not evil by nature, his blind obedience to Small makes his tragic figure. Okay, conclusion is the characters in a sign of four represent the balance between the logic, emotion, and morality. Okay, morality. Holmes stands for intelligence and justice. Weston for humanity and loyalty. Mary Mostyn for virtue and compassion. Jonathan Small for a greed and revenge. The Tonga for a loyalty turned into destruction. Together they make novel exciting and meaningful detective masterpiece. So इस तरीके से नोवेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। एंड लिटरली आई वुड लाइक टू टेल यू, जो हमने नोवेल के क्वेश्चंस देखे आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। एंड मैं आपको वंस अगेन बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने जो बताया उसके बाहर का आने का नहीं, 100% उसी में से आएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ को समझो, बोर्ड आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। अगर एक बार ये नोवेल के क्वेश्चन जो मैंने दिए वो कर लेते हो, प्रॉपर कर लेते हो, एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, प्रॉपर तरीके से रिमेंबर, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, रट्टा नहीं मारना है, अंडरस्टैंड करके जाना है। हाँ, हिस्ट्री ऑफ नोवेल में तुम रट्टा मार लो, उसमें
नहीं बोलूँगा, बट आपका जो टू सर्व विथ लव है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज है, एंड द साइन ऑफ फोर के जो क्वेश्चंस मैंने दिए, अगर इसको समझ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, इससे कुछ भी क्वेश्चन आए, किस्सा भी क्वेश्चन बोर्ड पूछे, आप आउट ऑफ मार्क लाओगे। 16 मार्क के हाथ के ही जाने नहीं देना। आप सभी को ऑल द बेस्ट इस नोवेल के सेक्शन के लिए तो मैं बोलूँगा, क्योंकि हाथ के मार्क है, बहुत मेहनत से ये कोई पीडीएफ को मैंने कंपाइल किया है। अगर इसको इसका पीडीएफ चाहिए, इस गाइड का पीडीएफ चाहिए, ओके, अभी जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, हम ये इस गाइड में से मास्टर प्रिपरेशन गाइड फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी, आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वाला गाइड का है। हाँ, 2026 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डिज़ाइन किया, आप देख सकते हो एट द लास्ट। इसका प्राइस जो है ना 241 है। ओके, 241 यूट्यूब पे तो फ्री में देख सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर तो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, किसी भी एक नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है, हम आपको पीडीएफ क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, पीडीएफ का लिंक सेंड कर देंगे। पीडीएफ पेड है, आपको 50% ऑफ इसके ऊपर मिलेगा। यानी कि हर एक नोवेल का, जैसे कि आपने पूरा समरी 2-2, 2.5 पेजेस का पढ़ा है ना, उसका समराइज करके हमने दिया है। यानी कि आप सभी को नोवेल का सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसे राइट कर सको। और देखो, ये समरी मैटर करती है, क्योंकि जब आपको थीम पूछा जाता है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ टू सर्व विथ लव, एक्सप्लेन द थीम ऑफ, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज बोर्ड क्वेश्चन करता है आपको, एक्सप्लेन द थीम ऑफ टू सर्व विथ लव, एक्सप्लेन द थीम ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, एक्सप्लेन द थीम ऑफ द साइन ऑफ फोर, तो ये समरी आपको लिखनी पड़ती है, एंड तब जाके मार्क मिल जाता है। तो ये समरी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, द हिस्ट्री ऑफ नोवेल, तो लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ नोवेल। इसका समरी देखते हैं सबसे पहले। द नोवेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर टुडे। द वर्ड नोवेल कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला, मीनिंग अ न्यू स्टोरी। द नोवेल डेवलप्ड इन यूरोप स्कोरिंग ड्यूरिंग अ 17th and 18th centuries as people began to write about real life society and human emotions। तर सो यहाँ पर क्या है कि लिटरेचर टुडे, या इन आज के लिटरेचर में, यानी कि आज के इस साहित्य प्रकार में नोवेल जो है एक पॉपुलर, यानी कि लोकप्रिय संसाधन बन चुका है लोगों के लिए। द वर्ड नोवेल, यानी कि ये जो शब्द है, नोवेल जो शब्द है, ये इटालियन वर्ड नोवेला से आया है, और इसका अर्थ है न्यू स्टोरी। यानी कि नोवेला का अर्थ जो है, नोवेल का जो अर्थ होता है वो है न्यू स्टोरी, यानी कि नई स्टोरी, नई कथा। द नोवेल डेवलप्ड इन यूरोप, तो नोवेल जो है ना यूरोप में डेवलप हुई है 17th एंड 18th सेंचुरी में। ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि इसी के ऊपर एमसीक्यू पूछेगा। लाइक सपोज आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा गया, द वर्ड नोवेल कम्स फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, सो कहाँ से आया है, कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज मीन बाय नोवेल, द मीनिंग ऑफ नोवेल इज न्यू स्टोरी। सो हियर नोवेल डेवलप्ड, सो कब कहाँ पर जो नोवेल है वो डेवलप हुई थी, तो यूरोप में। ओके, और कौन सी सेंचुरी में, तो सेंचुरी है 17th एंड 18th सेंचुरी। एज पीपल बिगन, यानी कि जब लोगों ने अपने रियल लाइफ के बारे में लिखना शुरू किया था, इमोशंस के बारे में शुरू किया था, सोसाइटी के बारे में लिखना शुरू किया था, तब नोवेल जो है डिराइव हुई थी, तब वो आई थी। उसके बाद डेनियल डिफोई, देखो इसके बारे में, इनके ऊपर एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। डेनियल डिफोई, रॉबिन्सन क्रूसो 1719 इज ऑफ्टन कंसिडर द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल। तो देखो ये दो नाम याद रखो, डेनियल डिफोई इज गॉड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, उनको ही कहा जाता है। ओके, उसके बाद लेटर राइटर सच एज अ सिमुअल रिचर्डसन, हेनरी फेल्डिंग एंड जैन ऑस्टिन गिव द नोवेल मॉरल एंड रियलिस्टिक फॉर्म। द 19th सेंचुरी इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ नोवेल। 19th सेंचुरी, देखो 19th सेंचुरी को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ नोवेल, विद ग्रेट ऑथर लाइक चार्लेस डिकिंसन, जॉर्ज इलाइट एंड थॉमस हार्डी। ओके, उसके बाद इन द 20th सेंचुरी दो नोवेलिस्ट लाइक वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस एंड D.H. लॉरेंस brought new technique like the stream of consciousness in India. The first English novel was राजमोहन स्वाइप। इंडिया में पहली जो इंग्लिश नोवेल थी वो थी राजमोहन स्वाइप बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना, इंग्लिश की जो फर्स्ट नोवेल आई थी इंडिया में वो थी राजमोहन स्वाइप, एंड इसके ऑथर थे, इसके राइटर थे, नोवेलिस्ट थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। लेटर राइटर्स लाइक R.K. नारायण वन ऑफ द पॉपुलर, 10th में भी आपने देखा होगा स्वामी एंड फ्रेंड्स चैप्टर, इससे पहले भी आपने R.K. नारायण का चैप्टर देख चुके हैं, एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट, एम आई राइट। सो ये बहुत बड़े राइटर है, ऑथर है, एंड साथ साथ इन बारे में बोला जाए तो नोवेलिस्ट भी रह चुके हैं। मुल्क राज आनंद एंड राजा राव इनरिच्ड इंडियन इंग्लिश फिक्शन। सो याद रखना ये तीन नाम, ये ट्रियो बहुत इंपॉर्टेंट है, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। ओके, उसके बाद टुडे द नोवेल रिमेन्स अ पावरफुल मीडियम दैट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, इमोशंस एंड सोशल वैल्यू थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स सच ऑफ एडवेंचर, डिटेक्टिव, सोशल एंड फिजियोलॉजिकल नोवेल्स। अभी आपका जो सेकंड नंबर वाला नोवेल का पार्ट आता है, जो कि चैप्टर है टू सर्व विथ लव, एंड ऑथर कौन है, E.R. ब्रेथवेट। तो इसका समराइजेशन देखते हैं, इसका समरी समझ लेते हो तो अगर आपको इसके थीम के ऊपर, इसमें से इस चैप्टर में से थीम के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ टू सर्व विथ लव, या तो एक्सप्लेन द मॉरल ऑफ द टू सर्व विथ लव, तो यही आंसर लिख सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, E.R. ब्रेथवेट वगैरह, सो इसके ऑथर है। तो चलिए लेट स्टार्ट विथ इसका समराइजेशन देखते हैं। दिस नोवेल इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ E.R. ब्रेथवेट, a black teacher in a
London School. The story shows how love, respect, and understanding can transform human behavior. Mr. Brithwaite joins Greenslade School, where the students are undisciplined and rude. At first, they make fun of him because of his color and calm nature. However, instead of punishing them, he treats them with kindness and self respect slowly, and students begin to admire him. He teaches them lessons to discipline, honesty, and human values. By the end of the story, the students change completely and treat him with love and respect. The novel beautifully portrays how education can shape character and how a teacher can influence lives through patience and moral strength. The story carries a strong message of equality, self respect and humanity. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट गाइज कि देखो ये जो है ना, अगर थीम के ऊपर पूछता है तो कैरेक्टर स्केच भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, सपोज कैरेक्टर स्केच ऑफ यार प्रेत पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें बोल दो, या तो इस नोवेल के बारे में कैसा भी क्वेश्चन पूछता है तो ये वाला अगर लिखते हो ना, इतना जो कि मैंने दिया है समराइज करके ये लिखते हो तो भी आपको 2 मार्क मिल जाते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर वाला अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, एंड ये वाला जो नोवेल है इसका समराइजेशन देखते हैं, इसमें क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं शायद से आपको ये वाला बताना भूल गया कि ये टू सर्व विथ लव, इसका अनुवाद बताना भूल गया। हिंदी में अनुवाद ऐसा है कि लंदन के एक लंदन में एक जो ब्लैक कलर का आदमी रखता था जिसका नाम है यार ब्रेथवेट, जो कि टीचर है, एंड इसमें स्टोरी उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो जब ग्रीनस्लैड स्कूल को ज्वाइन करता है तो टीचर के वहाँ पर किस तरीके, जो स्टूडेंट वहाँ पर है वो किस तरीके से बिगड़े हुए हैं, यानी कि उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते उसके रंग की वजह से, या तो वो शांत है इस तरीके से उसकी मजाक उड़ाते हैं वो क्योंकि वो काला है। बट उनको पनिशमेंट, उनको किसी भी तरह से डांट लगाने से बजाय, उनको कोई भी पनिशमेंट, उनको शिक्षा करने की बजाय वो उनको प्यार मोहब्बत से वो ट्रीट करते हैं। उनका नेचर ही ऐसा होता है, प्रॉपर तरीके से उनको रिस्पेक्ट के साथ वो बुलाना स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स को भी रियलाइज़ होता है कि यार बंदा तो अच्छा है, बड़े भले ही काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, ऐसा कुछ उनको रियलाइज़ होता है। तो स्टूडेंट्स भी उसको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हेल्प करना स्टार्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हैं। एंड इस तरीके से लव एंड अफेक्शन की वजह से, ह्यूमैनिटी की वजह से, मानुषिकी की वजह से, जैसे बोल सकते हो इंसानियत की वजह से, स्टूडेंट्स भी उससे प्यार कर बैठते हैं। मतलब प्यार की मतलब मुझे कि ऐसा बोलना है कि वो उससे अपना मानने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। सो यही उस नोवेल में डिस्क्राइब किया गया है प्रॉपर तरीके से। एक बार रीड कर लो एंड आंसर लिख सकते हो। उसके बाद है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में क्या है कि ये एक प्रॉपर पहले रीड करते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ऑथर है जुल्स वर्नी, मेरे को ये भी मालूम नहीं था इसके ऑथर कौन है। दिस इज एन एडवेंचर नोवेल अबाउट द फिलियस फॉग, एन इंग्लिश जेंटलमैन हु एक्सेप्टेड अ बेट दैट कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ही सेट आउट हिज जर्नी विथ हिज सर्वेंट पासपोर्ट। During the journey, Fogg faces several difficulties including delays, storms, and an unexpected detective named Fix who follow him thinking he is bank robber. Despite all the challenges, Fogg remains calm, disciplined, and determined. He travels through many countries like Egypt, India, Hong Kong, and America using ships, trains, and even elephants. In the end, Fogg wins the bet by returning just in the time, providing that courage, punctuality, and competence can overcome any difficulty. He also realized the importance of love when he marries Oda, a woman he saved during his journey. The novel gives a message that with determination, time management, and optimism, success is always possible. ओके सो यहाँ पर क्या है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में एक इंग्लिश पर्सन है, इंग्लिश जेंटलमैन है, एक अच्छा खासा आई थिंक सो साइंटिस्ट है वो, हाँ तो वो है, एंड बहुत टाइम का शक्ति का रहता है भाई, बहुत टाइम का शक्ति का रहता है। एंड उसके साथ एक बेट लगती है कि कोई क्या 80 दिन में पूरे इस वर्ल्ड की, दुनिया की सैर कर सकता है क्या। तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एंड अपना सर्वेंट यानी कि अपना जो नौकर है, नौकर नहीं बोल सकते, उसका साथी बोल सकते हैं, इस जर्नी में वो पूरा उसका साथी था, तो पासपोर्ट उसका नाम है, एंड वो उसके साथ जाता है वर्ल्ड टूर करने में, एंड 80 दिन में उसको वापस भी आना है सभी कंट्रीज़ को विजिट करके वन बाय वन। ड्यूरिंग द जर्नी फॉग फेसेस सेवरल डिफिकल्टीज, बट इस जर्नी में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर चोरी भी हो जाती है, आपने पढ़ा होगा तो उसी वहाँ से जो निकला है उस लोकेशन पे वहाँ पर जो रहता है वहाँ पर चोरी भी हो जाती है, एंड उसका आरोप आता है इसी के ऊपर। तो और एक पर्सन है जो कि हम आगे देखेंगे, वो उसका पीछा करता है, डिटेक्टिव नाम है उसका, डिटेक्टिव फिक्स नाम है आई थिंक सो, हाँ डिटेक्टिव फिस्क उसका है ना पीछा करता है, उसको कई बार अरेस्ट करने की कोशिश करता है, रॉबर की, और जो बैंक में रॉबरी हुई है उसका इसके ऊपर क्या करता है वो पूरा केस इंजाम लगाने की कोशिश करता है। ओके द चैलेंजेस फॉग रिमाइंस काम, बट इतने सारे चैलेंजेस आने के बाद भी वो जो फॉग है वो साइलेंट रहते, काम डाउन रहते, कूल रहते, चिल रहते, एंड डिसिप्लिन रहते। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वो अपना डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, वो जिद्द रखते हैं वहाँ तक जाने की, पहुँचने की, अपने बेट को कंप्लीट करने की, एंड ट्रैवल्स
थ्रू मेनी कंट्रीज, और हर एक कंट्री से वो गुजरते हैं, ट्रैवल का करते हैं, लाइक इजिप्ट हो गया, इंडिया हो गया, हांगकॉन्ग हो गया एंड अमेरिका, यूजिंग शिप्स, ट्रेन्स एंड इवन एलिफेंट्स। यानी कि वो किस किस के ऊपर, शिप्स, यानी कि समुद्र मार्ग से भी जाते हैं शिप्स, यू नो दैट शिप्स यानी कि क्या। उसके बाद ट्रेन से भी जाते हैं, ओके, ट्रेन से भी जाते हैं एंड साथ साथ एलिफेंट्स यानी कि हाथी के ऊपर बैठकर भी वो गुजरते हैं कई बार। इन द एंड फॉग विंस द बेट बाय रिटर्निंग जस्ट इन अ टाइम, बट एट द लास्ट में क्या होता है, वो जीत जाते हैं टाइम स्टैम्प में, यानी कि उनको जो टाइम बोला गया था उस टाइम में वो रिटर्न आके वो जो बेट है ना, यानी कि वो जो उन्होंने बेट लगाई थी वो जीत जाते हैं। एंड एट द लास्ट हमें नोवेल से ये सीखने को मिलता है कि भाई कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हमारे पास वो डिटर्मिनेशन है, हमारे पास वो गरेज है, हमारे पास वो हार्ड वर्क करने की एबिलिटी है, अगर हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं और उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम डिसिप्लिन रहते हैं, यानी कि शिस्तबद्ध रहते हैं, तो हम उस चीज़ को आसानी से हम पास, मतलब उसे ठान लिया जाए तो ठान लिया, बस इस तरीके से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यही मॉरल दिया गया है। सो एंड एट द लास्ट उनको ये भी रियलाइज़ होता है भाई क्या इंपॉर्टेंस है लव का, क्योंकि उनको ऑर्डर मिल जाती है जिसको उन्होंने सेव किया था ड्यूरिंग हिज जर्नी। आपने पढ़ा होगा तो किसी राजा से शायद 300 उन्होंने सेव किया था उस छोकरी को, एंड उसी से उनको प्यार मोहब्बत हो जाती है, वही सारी चीज़ें आपको मालूम है। हाँ, तो ऐसा लिखोगे तो मार्क मिल जाएगा। समराइजेशन है, अगर थीम पूछा जाता है तो बस यही लिखो, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यही लिखो, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है तो मिल जाएगा। द साइन ऑफ पोर लास्ट नंबर वाला नोवेल का चैप्टर है, ऑथर है सर आर्थर कैनन डोयल। याद रखना ये जो नोवेल है ना, इनके नोवेल के जो ऑथर है वो भी आपको मैटर करते हैं, क्योंकि आपको मैच द पीएस में पूछा जा सकता है। ओके, द साइन ऑफ पोर इज अ डिटेक्टिव नोवेल दैट इंट्रोड्यूसेस द फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स। याद रखना साइन ऑफ पोर एक ऐसी नोवेल है जो इंट्रोड्यूस करती है, हमें परिचित करवाती है और फेमस डिटेक्टिव जिनका नाम है शर्लॉक होम्स एंड हिज फ्रेंड डॉक्टर वास्टन। इनका प्रेम डॉक्टर वेस्टन का भी आपको कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है बोर्ड की तरफ से। सो यू शुड हैव टू रिमेंबर डॉक्टर वेस्टन उनके दोस्त थे, बहुत जिगरी दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, जो इनके साथ रहते हैं छाया बनकर इनके साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं उस जर्नी में, अगर आपने नोवेल को पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। द स्टोरी बिगिंस व्हेन अ यंग वुमन मैरी मॉस्टन रिसीव्स मिस्टीरियस। सो यहाँ पर स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि यंग यानी कि एक जो वुमन है, यानी कि एक जो महिला है, उसको जिसका नाम है मैरी मॉस्टन, उसको रिसीव्स मिस्टीरियस पर्ल्स, यानी कि उसको एक तरीके से मिस्टीरियस तरीके से कुछ मिलता है, यानी कि पर्ल्स यानी कि मालूम है ना वो जैसे कौड़िया वगैरह, तो उसको मिलती है लेटर आस्किंग फॉर अ मिड स्ट्रेंजर। और उस लेटर में बोला रहता है कि आप हमसे मिल सकते हैं, यानी कि इस तरीके से बोला रहता है। शी अप्रोचेस होम्स फॉर हेल्प। सो जब उसको ये पर्ल्स हर साल रिसीव होते हैं तो वो इनके पास जाती है, शर्लॉक होम्स के पास, कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, कौन है मालूम नहीं, स्ट्रेंजर व्यक्ति है, तो वो मेरे को बोल रहा है मिलने के लिए, एंड हर साल मुझे ये पल जो है पैकेट जो है वो रिसीव हो रहा है। होम्स एंड वॉस्टन अनकवर थ्रिलिंग मिस्ट्री इन्वॉल्विंग हिडन ट्रीजर एंड सीक्रेट प्लेस अमंग 4 कन्विक्ट फ्रॉम इंडिया। सो क्या करते हैं होम्स, क्या करते हैं उसकी केस लेते हैं, एंड उसके बाद वो उसके पीछे क्या रहस्य है वो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो उनको हिडन ट्रेजर यानी कि उनको एक गुपित खजाने के बारे में मालूम चलता है, एंड जिसमें 4 लोग शामिल थे इंडिया के, यानी कि भारत के, हमारे देश के। द स्टोरी इंक्लूड्स एडवेंचर, स्टोरी में एडवेंचर है, सस्पेंस है एंड क्लेवर इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूड करी हुई है। होम्स यूजेस अ ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग टू सॉल्व द केस। अब हम अपने ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी तीक्ष्ण नज़र को यूज़ करते हैं, साथ ही साथ अपनी लॉजिकल थिंकिंग एंड मिस्टीरियस थिंकिंग को भी ये पूरी तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। इतना समझ में आ रहा है एक्सपो? ओके, हाँ। केस वाइल वेस्टर्न प्रूव्स मॉरल सपोर्ट एंड फॉल इन लव विथ मैरी। ओके भाई, ये तो कुछ अलग ही ले रहा है भाई, कोई बात नहीं है, चलने दो, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, चलने दो तुम लोगों का। ओके, इन द एंड होम्स अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द स्टोलन ट्रीजर एंड एक्सपोजेस द रियल क्रिमिनल। अभी एट द लास्ट में ना जो होम है ना, ये भी फाइंड आउट कर लेता है कि इसके पीछे असली क्रिमिनल कौन है। द नोवेल हाईलाइट्स इंटेलिजेंस, जस्टिस एंड द विक्ट्री ऑफ अ ट्रूथ ओवर ग्रीड। यानी कि नोवेल हाईलाइट क्या करता है कि कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, सवेरा होना ये, यानी कि कितना भी झूठ क्यों ना हो, सच्चाई की जीत हमेशा होनी है। ये सारी चीज़ें नोवेल जो है फाइंड आउट करती है, एंड इसमें से मॉरल भी मिलता है। मॉरल इट टीचेस अस दैट होनेस्टी, फ्रेंडशिप एंड रीजनिंग आर द ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है? होनेस्टी यानी कि ईमानदारी, दोस्ती, साथ ही साथ क्या है, रीजनिंग आर द ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ, यानी कि हम किसी भी चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये हमारी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, काबिलियत है, इसे बोल सकते हो। कंक्लूजन है, ऑल द 4 चैप्टर्स इन द नोवेल सेक्शन हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप imagination, moral understanding and appreciation of literature. History of novel explains the growth literature to serve with love, teaches humanity around the world in 80 days, inspire determination, and the sign of four celebrates logic and justice.
रीडिंग दिस नोवेल डीपली हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग लाइफ वैल्यूज एंड ह्यूमन इमोशंस वाइल ऑल्सो स्कोरिंग फुल मार्क्स इन द एग्जाम। सो भाई ये मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने जो बताया ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करते हो इस गाइड में से, आप खुद से पढ़ के अंडरस्टैंड करते हो उसे 4-5 बार, ज़्यादा नहीं 4 से 5 बार अगर नोवेल के सेक्शन को हमने जो क्वेश्चंस डाले हैं रीड करते हो तो आउट ऑफ मार्क्स लाना है। सबसे पहले हमने समरी को देखा, अब हमने समरी को देख लिया है प्रॉपर एग्जैक्टली, आपको यहाँ पर हमें कनेक्ट कर सकते हो गाइस। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ा मैंने वीडियो बनाया, पूरा वन शॉट करवाया, एंड अगर ये किया है तो बाकी अब किसी के भी वीडियो मत देखो, लिटरली कसम से बोल रहा हूँ, किसी भी वीडियो मत देखो, डायरेक्ट गाइड पे आओ, गाइड को परचेस करो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करो। यहाँ पे फॉलो कर सकते हो मास्टर वेवर ऐप का यूट्यूब पर मास्टर वेवर, डायरेक्टली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम में मास्टर वेवर 23, साथ साथ 12th के स्टूडेंट्स के लिए मास्टर वेवर HSC, मास्टर वेवर CET स्पेशल आईडीज हमने ओपन करी है। सो मास्टर वेवर HSC को फॉलो करो, मास्टर वेवर CET को फॉलो करो, मास्टर वेवर को फॉलो करो, मास्टर वेवर 23 को भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके, फॉर एजुकेशनल अपडेट्स, नोट्स एंड वीडियोस कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। गाइड के बारे में दिया गया है। ओके, यहाँ पर बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर सॉल्व क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्लीट ग्रामर HSC। सो यहाँ पर 241 रुपीज़ इसकी टोटल प्राइस है, जिसके ऊपर 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। ओके, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना गाइज। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर गाइज हमने देखा इस गाइड को, यहाँ